क्वेश्चंस बचा हुआ था. Then we will be opening the paper 2. Paper number 1 is here. Okay, इसके करेक्शंस अभी अपडेट नहीं किए, सो आज डिस्कशन के बाद जो भी करेक्शन है अपडेट हो जाएंगे. और वी हैव डिस्कस्ड अप टू 6, 7, 8 यहाँ तक हो गया था आपका. 13th भी डिस्कस हो गया था, 14th भी बता दिया था, 15th हम लोग बात कर रहे थे. यस, हाँ, कुछ बोला था कि आप इसका वे आउट पता करेंगे. So anybody got any idea? Manas, you have got the idea how to solve. Can you explain how to solve? Or anybody else who has got idea? Sir, we need to break the length into its components in I cap, J cap, and also the velocity of center of mass, and then we can directly use B into V cross V of center of mass cross L. Okay, so आपने center of mass का velocity निकाला, उसके बाद आपने translation वाला formula लगा दिया, चलेगा. आपका आंसर मैच कर गया होगा, और करना भी चाहिए अगर आपने प्रॉपरली किया होगा. हाँ सर. क्योंकि ये जो मोशन है, आप किस तरह से मोशन को विजुलाइज करते हो उसके बेसिस पर है. आप अगर इसको प्योरली रोटेशन विजुलाइज कर सकते हो तो रोटेशन से कर सकते हो, प्योरली ट्रांसलेशन विजुलाइज कर सकते हो तो ट्रांसलेशन से कर सकते हो, और आप चाहो तो कॉम्बिनेशन से भी ट्राई कर सकते हो. सभी से आपका वही मेथड है, वही आंसर आएगा. तो जैसा इन्होंने बोला कि आप पहले इसका सेंटर ऑफ रोटेशन पता कर लो, या फिर आप ऐसा करो कि इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता करो समहाउ. और इस इंस्टेंट पर, सिंस आपसे एक इंस्टेंट पे पूछा गया, तो उस इंस्टेंट पे जहां भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, मे बी लाइक दिस, तो जो भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी, तो फिर हमारे लिए वही क्वेश्चन हो जाएगा. एक रॉड है, उसके पास एक वेलोसिटी है. लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के साथ साथ आपको रोटेशन भी लगेगा यहाँ पर, क्योंकि प्योरली ट्रांसलेशन देख पाना फिजिबल नहीं है. सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल करके फिर आपने लेंथ के कंपोनेंट्स किए. ओके, सीम्स लाइक कि इसमें रोटेशन भी इन्वॉल्व होगा, क्योंकि प्योरली ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं रहा. चलेगा, आपका जो सोल्यूशन आप एक बार भेज सकते हो, उसको मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ, और इसको हम आपको बताते हैं दूसरे तरीके से. यस सर, वो लेंथ के कंपोनेंट, उस लेंथ के कंपोनेंट करके दो अलग अलग स्टिक मान के कर नहीं सकते क्या? लेंथ के कंपोनेंट करने का मतलब हुआ कि जनरली हम लोग लेंथ का कंपोनेंट कम ही करते हैं, और वेलोसिटीज या फिर मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करते हैं. उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है, क्योंकि लेंथ वेक्टर नहीं होता है, और हालांकि हम वहाँ पे डीएल जैसा यूज करते हैं. तो मैं इसलिए स्टेटमेंट बोला हूँ कि कहीं आपको ऐसा जर्क ना मिले कि आप हर बार लेंथ कंपोनेंट करना स्टार्ट कर दो और मे बी लाइक कि को गड़बड़ हो जाए. वेक्टर केस में हम लोग 110% जा सकते हैं, कंपोनेंट्स करते हैं, सारे कंपोनेंट सारे रूल्स वैलिड होते हैं, और लेंथ को वेक्टर एज्यूम किया गया. सो वी नीड टू बी केयरफुल. इट मे वर्क, और इन सम केसेस इट माइट हैव इश्यूज. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये वर्क करेगा, बट इन सम केसेस इट माइट हैव सम कंसर्न्स. तो उस कंसर्न्स को आपको क्रॉस वेरीफाई भी करना होगा. सो वो हैबिट में नहीं डालना. यहाँ पर भी इट सीम्स लाइक कि जैसे हम लोग लेंथ में ऐसा करते हैं ना, कि अगर ये वेलोसिटी इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो हम लेंथ वेलोसिटी का कंपोनेंट करें या फिर लेंथ का कंपोनेंट करें, दोनों का मतलब सेम जा रहा होता है. तो वहां पर भी लेंथ का कंपोनेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप लेंथ का कंपोनेंट कर सकते हो, चलेगा. बट जस्ट कॉशन पॉइंट मैंने बोला है कि इन जनरल पॉइंट में आपको उसको केयर करना है. देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, और फिर आपके जो आइडियाज हैं उससे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो. और जब तक हम किसी को एक वेक्टर यूज कर रहे होते हैं, तो वेक्टर को तो हम कंपोनेंट्स कभी भी कर सकते हैं. लेकिन वो कंडीशन है कि हम वेक्टर यूज करें तो उस कंडीशन को फुलफिल करके रखना है. एनीवे, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ ऐसा आइडेंटिफाई किया था कि ये जो मोशन है इस पर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और उस ईएमएफ को हमको कैलकुलेट करना है. सो आप कुछ कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हो, जैसे कि ओमेगा का कैलकुलेशन, ओमेगा निकालना. तो हम इसको जनरल मोशन से अगर डील करें,
तो आपको एक और ब्रॉडर आइडिया मिलेगा कि कभी रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों होगा तो जनरल मोशन हम कैसे हैंडल करते हैं. सो इसके पास एक रोटेशन होगा, रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, प्योर रोटेशन देख सकते हैं, जैसा भी आपको लगे. पहले तो ये सॉल्व करना है कि हमारे पास v है और इस पॉइंट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी रही होगी. लेट्स से ये वेलोसिटी v है, कंस्ट्रेंट की वजह से ये वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में रही होगी. अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने ये पता कर लिया होगा कि ये एंगल कितना रहा होगा, क्योंकि ये 37 दिए गए थे, 53 रहा होगा. ये आपका 37 है. इसको या तो हम लोग इस तरह से सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से भी हैंडल कर सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी डील कर सकते हैं. कई बार ये आइडिया हमारे लिए और भी यूजफुल रहेगा कि इस वेलोसिटी का अगर हम कंपोनेंट इधर करते हैं, सिंपल कांस्टेंट इक्वेशन ये भी है, और इस वेलोसिटी का इधर कंपोनेंट करते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट इसका इधर करना होगा और इसका अगला कंपोनेंट अपने को इधर करना होगा. देन यू विल फाइंड कि ये जो वेलोसिटी आ रही है इसको हम va cos 53 लिख सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी थीटा 37. सो दिस इज गोइंग टू बी v cos 37. ये जो वेलोसिटी है दैट इज गोइंग टू बी v sin 37, एंड ये जो वेलोसिटी आएगी वो va sin 53 लिख सकते हो. अब अगर आप रॉड को ध्यान से देखो ना, तो रॉड को के पास ये जो वेलोसिटीज होंगी अलोंग द लेंथ, उनको तो बराबर होना पड़ेगा. अगर बराबर नहीं होंगे तो बोलेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगा, जबकि रॉड वेरी नहीं करना चाहेगा, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगी. सो पॉइंट इज कि ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है cos 53, ये मैच करना चाहिए v cos 37 से. ये 37 53 अच्छे नंबर्स होते हैं, इनको आप इजीली हैंडल कर लेते हो. va cos 53 अपने को कुछ 3/5 बताएगा, और v की वैल्यू आपको 3 दी गई है. cos 37 आपको 4/5 बताएगा. सो पॉइंट इज कि अपने को वेलोसिटी ऑफ a निकल के आ जाएगी, जो कि आप अदरवाइज भी निकाल सकते हो, वहां से भी आपका वही आंसर आया होगा. सो ये बनेगा 4. तो a पॉइंट की वेलोसिटी 4 आएगी. तो कई बार कंस्टेंट को हम इस तरह से भी डील कर सकते हैं, चलता है. नाउ अब आप इस मोशन को देखो रॉड का, तो रॉड के मोशन में दो वेलोसिटीज, अगर उसको हम लोग रीड्रॉ करें तो कुछ ऐसा अपीयर करेगा. हालांकि उसी पिक्चर में भी दिख रहा है, बट हम लोग रीड्रॉ करके भी देख सकते हैं कि ये अपना रॉड है, सिंगल लाइन से ही बना देते चलेगा, नॉट एन इशू. और उसके वेलोसिटीज के बारे में, इसका एक वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में. हम लोग सेंटर ऑफ मास पे ना जाकर के रोटेशन और ट्रांसलेशन को मिक्स करके वॉच कर रहे हैं. आपने जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाली और प्योर ट्रांसलेशन वाला केस लगाया है, तो चलता है. अच्छा, यहाँ पर अपने को ये देखना है कि ये जो वेलोसिटी आई है अलोंग दिस, वो कितना जाएगा, ये va cos 53 या फिर v cos 37 जाएगा. तो v cos 37 ये नंबर है, दैट मीन्स 12/5. तो 12/5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ना ये इसकी लेंथ भी है, तो ये वेलोसिटी और ये लेंथ और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों मिलकर के क्या कोई ईएमएफ क्रिएट कर पाएंगे. तो आप जानते हो ईएमएफ क्रिएट करने के लिए अपने को वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर होना चाहिए, जबकि लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल आ रहा है. तो हम लोग ये ट्रैक को भी यूज कर सकते हैं कि हम वेलोसिटीज अलोंग द लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी वेलोसिटीज हम लोग परपेंडिकुलर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और परपेंडिकुलर को फिर हम रोटेशन से लिंक कर लेंगे और फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा. और भी तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि आप इसको चाहो तो सेंटर ऑफ मास पे जाकर के डील कर सकते हो, या फिर जैसा पहले बताया गया था इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से कंपोनेंट्स लेकर के भी कर सकते हो, लेकिन सभी में कैलकुलेशन अलग अलग अमाउंट की लगेगी. अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अपने को पता चल जाएगा. va 4 और sin 53 आपके ये मिलता है 4/5. तो आप देखोगे ये 4/5 और 4 16/5 आ जाएगा. इस कंपोनेंट के बारे में क्या ख्याल है? ये v sin 37 है, v was 3, sin 37 is going to be 3/5, तो ये 9/5 आ जाएगा.
सो वेलोसिटी अलोंग कैलकुलेट करने से अपने को पता चला कि ये ईएमएफ में कंट्रीब्यूशन नहीं देने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन किस वजह से आ रहा होगा? इन वेलोसिटीज की वजह से आ रहा होगा। अगर ये वेलोसिटीज अपने पास है, इसका मतलब है ये वेलोसिटीज 90 डिग्रीज वाली हैं, तो ये प्योरली रोटेशन से भी हैंडल की जा सकती है। इसका मतलब रॉड रोटेट भी कर रहा होगा कुछ इस सेंस में ओमेगा से, वो बनाया भी है। कौन सा सेंटर ऑफ रोटेशन होगा कि केवल रोटेशन की बात कर रहे हैं जिसको हिंज किया जा सके? तो अगर आप हिंज करोगे तो ये वेलोसिटी थोड़ी सी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ कहीं शिफ्टेड होगा, मे बी लाइक दिस। तो ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ से ये रोटेट कर रहा है। तो अगर हम ट्रांसलेशन को हटा दें, क्योंकि ट्रांसलेशन का कंपोनेंट नहीं आया ईएमएफ क्रिएशन में, तो रोटेशन के लिए अगर आप रॉड को यहाँ से हिंज करो तो वही रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। फिर आप ये एज्यूम कर सकते हो कि लेट्स से कि ये डाउन साइड वाला डिस्टेंस r2 था, ऊपर वाला डिस्टेंस r1 था, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा थी। तो क्या कुछ ऐसा इक्वेशन बनता है, दिख रहा है 16/5 वेलोसिटी जो आएगी वो r1 ओमेगा से आएगी, और 9/5 वेलोसिटी जो आने वाली है वो r2 ओमेगा से आएगी। यहाँ से हम r1, r2 और ओमेगा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको ये भी पता है कि r1 प्लस r2 की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है, वो 5 मीटर दी गई, टोटल लेंथ हो जाएगी। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, यू कैन फाइंड r1, r2 एंड ओमेगा। इसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि किसी भी रॉड को अगर आप यहाँ से हिंज करते हो और रोटेट करते हो ओमेगा से, तो और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती है, लेंथ ये होती है, तो बी ओमेगा एल स्क्वायर का स्टफ लगता है। और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको लर्न करने को मिलेगा, अगर हमने उसको एंड पॉइंट से अगर हिंज नहीं किया हो, आई डोंट नो एग्जाम में ऐसा, क्लास में ऐसा क्वेश्चन लिया था या नहीं लिया था, तो आपको अपने नोट्स में ऐड भी कर लेना है कि अगर हमने इसको कहीं बीच में हिंज किया यहाँ पर और इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये r1 लेंथ का है, ये r2 लेंथ का है, तो अब कितना ईएमएफ आएगा? सो अब जो ईएमएफ आने वाला है उसके लिए आप देखोगे कि इतना पोर्शन को आप अलग से वॉच करो, ये वही केस हो गया जो पुराना हम लोग जानते थे, और अगर आप नीचे वाले को वॉच करते हो तो वो भी हो गया। तो बेसिकली दो केसेस का सुपरपोजिशन है। अगर आप चेक करना चाहो तो ऐसे चेक कर लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी वेलोसिटी इधर आएगी, मैग्नेटिक फील्ड हमको आउटवर्ड दिया गया है, तो हम वी क्रॉस बी करेंगे तो वी क्रॉस बी में इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फोर्स इधर लगेगा। पॉइंट इज कि आप पाओगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ पर एक्युमुलेट होंगे और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनेगा, इसका भी पॉजिटिव यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो बेसिकली ये पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। आप रेफरेंस के लिए इसको अगर जीरो भी पकड़ लेते हो तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? तो जो हायर होगा माइनस लोअर कर देंगे। तो क्या यहाँ पर हम ये डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आने वाला है तो वो आएगा बी ओमेगा r1 स्क्वायर बाई 2 ऑन दिस पोर्शन माइनस बी ओमेगा r2 स्क्वायर बाई 2 ऑन दिस पोर्शन। व्हाई माइनस? कैन यू थिंक ऑफ माइनस? यस, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव थे, आप इनका नाम दे करके भी लिख सकते हो, a माइनस बी, सी माइनस बी, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके a माइनस बी निकालते हैं उस तरह से। तो जब कभी बीच में कहीं हिंज किया जाएगा और टोटल ईएमएफ निकालना होगा तो आप दोनों एंड का निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बेसिकली दोनों को निकाल करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ये भी हो गया, अगर आप सेंटर पॉइंट से उसको रोटेट कराओगे तो ईएमएफ कितना आएगा? जीरो आएगा। जितना अप साइड आएगा उतना डाउन साइड आएगा, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स के क्रॉस कितना आएगा? वो जीरो आएगा। तो यहाँ से आपको r1 r2 मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा, सिंपलीफाई करोगे अपना एक आंसर यहाँ से निकाला जा सकता है। तो ये बनेगा b ओमेगा बाई 2 r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। व्हाट आई डिड, मैंने रोटेशन पार्ट को अलग किया है और ट्रांसलेशन पार्ट का वो कंपोनेंट चेक कर हटा दिया है जो उसके अलोंग जा रहा था, और यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। तो नोट कर लीजिए, इसके बाद इसको सिंपली सॉल्व करना है, चेक कर लेना आपका आंसर आता है या फिर नहीं, आपको आंसर मिल जाएगा। सर वो ट्रांसलेशन की वजह से भी आने वाला, तो उसका भी ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन का वेलोसिटी आप देखो ना कि ट्रांसलेशन की वेलोसिटी अलोंग जा रही है, और ये अलोंग की वजह से कितना आएगा? वो जीरो आएगा, और बाकी सारी वेलोसिटीज को हमने रोटेशन में काउंट कर लिया। हाँ सर, और हम जो पॉइंट लिया है हिंज पॉइंट, तो उसको हम अगर कॉर्नर पे लेके जाए और वो जो वेलोसिटी है उसको उस तरह से एडजस्ट करें तो भी आ जाएगा क्या आंसर? हाँ बिल्कुल आ जाएगा। तो क्या होता है ना कि आइडिया, फंडामेंटल आइडिया अपने पास क्या है? अपने पास ये आइडिया कि जो रोटेशन मोशन होता है और जो ट्रांसलेशन मोशन होता है वही जनरल मोशन होता है। अब ये आपके देखने पर होता है कि कब आप रोटेशन को ज्यादा देखते हो, ट्रांसलेशन को कम देखते हो,
तभी कई बार क्या होता है हम प्योरली रोटेशनल देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन। कई बार हम लोग क्या करते हैं, अभी तक हमारा ये लॉजिक चलता रहता था कि हम लोग सेंटर ऑफ मास पे जाते थे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते थे और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन निकाल देखते थे। जरूरी नहीं कि आप सेंटर ऑफ मास पे जाओ, मैंने उस समय भी आपको ये बोला है कि जरूरी नहीं कि आप सेंटर ऑफ मास पे जाओ, आप किसी भी के पॉइंट के अबाउट रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों का मिक्सचर देख सकते हो। यहाँ पर जो मैंने एक डिफरेंट एस्पेक्ट किया है वो ये एस्पेक्ट किया कि हमने वेलोसिटी का केवल वो वर्जन देखा जो अलोंग था। उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा वो ये हुआ कि अलोंग द लेंथ वाला कंपोनेंट जो वेलोसिटी का होता है वो कभी कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं कराता है, तो उसकी वजह से तो जीरो हो गया। बाकी जो वेलोसिटीज आई वो परपेंडिकुलर आई क्योंकि 90 डिग्री पे उसको कंपोनेंट्स करते हैं। और ये जो 90s वाले डिग्री वाले थे इनको क्या किया आपने, इसको रोटेशन में यूज कर लिया, तो अपने पास अल्टीमेटली एक रोटेशन का सिनेरियो बचा और इसके लिए फिर अपने दो अलग अलग करके निकाल लिया है। आप अगर इसको किसी तरह से इस पॉइंट से रोटेट करा करके ओमेगा निकाल सकते हो और वेलोसिटीज निकाल सकते हो, वहां से भी चलेगा। आप सेंटर ऑफ मास पर जाकर के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और ओमेगा निकाल सकते हो, वहां पे भी चलेगा। जैसा आप मानस आपने पहले बोला था अगर हम सेंटर ऑफ मास पे जाते हैं, हाँ तो वो इसलिए वर्क कर रहा है क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि सेंटर ऑफ मास पे अगर आप होगे तो आपको वीसीएम की वजह से निकालना पड़ेगा। वीसीएम अगर किसी एंगल पर आएगा तो कंपोनेंट्स वगैरह कर लेंगे। और फिर ओमेगा वाला जो वर्जन आप देखोगे तो ओमेगा के लिए ऊपर वाला हाफ नीचे वाला हाफ बराबर बराबर रहेगा, तो रोटेशन के कंपोनेंट का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा ईएमएफ क्रिएशन में। तो वहां से भी वर्क करेगा। तो सेंटर ऑफ मास पे अगर आप जाते हो तो फिर रोटेशन की वजह से ईएमएफ जीरो हो जाता है, और इस तरह से आप जा रहे हो तो ट्रांसलेशन का हमने जीरो करके रोटेशन को कैलकुलेट किया है। आप किसी और पॉइंट पे भी जा सकते हो और वहां से भी उसको वर्क कर सकते हो। सो कितना रोटेशन लेना है, कितना ट्रांसलेशन लेना है, ये आपके ऊपर है। इतना लेना है कि दोनों को मिला करके वो जनरल मोशन आपको मिल जाए। दैट मीन्स जो मोशन है वो एक्सप्लेन हो जाए और वहां से आपका आंसर वही आएगा। तो आपको कई तरह से करने का चांस है, आप कर सकते हो और सभी से आप आंसर निकाल के चेक करोगे तो आपको और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यस, ये हमारी चॉइस होती है कि हम कौन सा वेलोसिटी और कौन सा ओमेगा किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। सो यहाँ से आपको एक नोट्स में अपना पॉइंट ऐड करना है क्या कि जब कभी जनरल मोशन का केस आएगा तो उसको हम रोटेशन का अलग ट्रांसलेशन का अलग लिख करके दोनों को सुपरपोज करके आंसर बता सकते हैं। और बेटर होगा कि या फिर आप उसको प्योरली रोटेशन में कन्वर्ट कर लो ट्रांसलेशन का जीरो करा करके, या फिर सेंटर ऑफ मास में जाकर के रोटेशन का जीरो कर लो और ट्रांसलेशन से निकाल लो। अच्छा क्वेश्चन था 15 और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कंसर्न रहा हो तो जरूर पूछ लीजिए। और आपने खुद ही आइडियाज निकाल लिए, दैट्स अ गुड थिंग। क्वेश्चन नंबर 16 बताना है या फिर इसका आंसर आ गया आपका? सर उसका 8 आता आंसर, 7 भी है। 7 नहीं आता, 8 आता है। यस सर। ओके, सो क्रॉस नीड टू बी क्रॉस वेरीफाइड। कैसे सॉल्व करेंगे पहला तो ये बता देते हैं बाकी लोगों को, अगर आपको इशू गया। ये पिक्चर आपको इमेजिन करनी है, दैट्स 3 डायमेंशनल पिक्चर। और अब तक आपको इस तरह की इमेजिनेशन समझ में आ गए होंगे। ये जो प्लेन दिख रहा है आपको नीचे वाला, ये एक्स वाई प्लेन है और इसी एक्स वाई प्लेन पर ये कॉइल रखी गई है और उसके ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में जाकर के हॉरिजॉन्टल में एक ये वायर को रखा गया, इनफाइनाइट वायर को, और आपसे पूछता है कि टॉर्क कितना एक्सपीरियंस करेगा। सो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए आप देखोगे इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म टाइप की रहेगी, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना होगा और म्यू फोर्स निकालने के बाद टॉर्क निकालना होगा। सो आइडिया इज कि अगर अपने पास ये करंट कैरिंग वायर है तो उसकी वजह से ए बी सेगमेंट में कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, बी सी सेगमेंट में कितना फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में, सिमिलरली सी डी और डी ए पे निकालेंगे। इसके बाद ये जो फोर्स आएगा उन फोर्स के आप चाहो तो कंपोनेंट कर सकते हो, फिर उनको देख सकते हो कि क्या वो कपल बना करके क्या वो रोटेट कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर रोटेट कराएंगे तो उनका टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये अपना स्ट्रेटजी है, आइडिया है काम करने के लिए। अगर आपने यही किया है और सभी ने ये किया है, आंसर 8 आ रहा है तो हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर किसी का नहीं आ रहा है या फिर जो दिया गया वो आ रहा है तो फिर अपने को चेक करने का। So anybody got the answer that is given in the solution or answer key? Okay, seems like कि फिर करेक्शन होगा या फिर जो भी है। So कैसे वो करेंगे, let's see. पहले आप BC सेगमेंट को पकड़ लेते हैं, इजी है। अच्छा, BC के साथ जैसा हो रहा होगा DA के साथ वैसे ही हो रहा होगा, AB के साथ जैसा हो रहा होगा CD के साथ वैसे ही हो रहा है। तो बेसिकली 4 आपको सॉल्व नहीं करने, 2 सॉल्व करने, 2 को रिलेट करना है।
बीसी और एडी आसान जाएगा, तो पहले हम बीसी वाले पोर्शन को पकड़ते हैं। बीसी सेगमेंट पर, जब बीसी सेगमेंट पर आप इसको यहाँ से ज्वाइन कराओगे इस तरह से किसी भी पॉइंट को, पहली बात तो अच्छी बात यह है कि बीसी का हर एक सेगमेंट इस वायर से बराबर डिस्टेंस पर है, तो जो आर हमारे लिए यूज होता है वो बराबर रहने वाला है। तो ये आर का काम करेगा। आर की वैल्यू कैलकुलेट करना नॉट टफ। ये डिस्टेंस हमारे लिए 5 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आर की वैल्यू अपने को 13 सेंटीमीटर लगने वाली है। मोर ओवर, अगर हम इस एंगल का नाम लेट से थीटा पकड़ लेते हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगी? अब राइट हैंड का आपको यूज करना है। करंट की डायरेक्शन ये है और आर की डायरेक्शन ये है। आई क्रॉस एल क्रॉस आर करते हैं तो ये बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से आएगा कि वो इससे 90 डिग्री का बना है, 90 डिग्री। उस पर अगर आप चाहोगे तो फिर आप एक उसके दो कंपोनेंट कर सकते हो, एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट एक इधर जाने के लिए। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। वो यहाँ कहीं बीच में था, सो दैट कि 90 डिग्री था। अच्छा, ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा, इसका मतलब ये एंगल थीटा रहा होगा। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट ऊपर वाला आ रहा है वो थीटा से इंक्लाइंड होगा। दैट मीन्स ये बी कॉस थीटा जैसा लगेगा और यहाँ पर बी साइन थीटा लगेगा। ये बेसिक मेथड है। आपके पास कोई शॉर्टर मेथड आया हो तो आप जरूर बता सकते हो। सर हम म्यू क्रॉस बी क्यों नहीं कर रहे? म्यू क्रॉस बी क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, म्यू क्रॉस बी करने के लिए अपने को बी पता होना चाहिए। सर उस और पॉइंट पे हाँ, बी कहाँ का आप यूज करोगे? बोलो, फिर मैं बोलता हूँ। सेंटर पे। सर हम म्यू निकाल सकते हैं, तो म्यू परपेंडिकुलर आएगा सेंटर से वो स्क्वायर लूप के। फिर उस सेंटर पॉइंट पे अगर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला वो गलत हो सकता है। म्यू क्रॉस बी जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना, तो इसका डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। हम लोगों ने फोर्स निकाला था, फोर्स की वजह से फिर इसको प्रूफ किया हुआ था। तो जब फोर्स कैलकुलेट किया था करंट कैरिंग वायर पर, तो आपने देखा था कि बी उस पे जहां पर वायर प्लेस्ड होता है वहां का बी रिक्वायर्ड होता है हमको। तो जहां पर वायर प्लेस्ड होता है वहां का बी रिक्वायर्ड होता है। हाँ हाँ सर। और ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल आपको ट्रैप करके आपसे गलत करवा लेगा, जैसे आप यहाँ पे गलत कर गए होगे अगर आपने म्यू निकाल करके और सेंटर का बी पकड़ा तो। सो अपने को ये फॉर्मूला तब यूज करना। आपने क्वेश्चन भी किया लास्ट टेस्ट पेपर में, चाहे वो प्रोबेबली लास्ट ही टेस्ट पेपर था, तो उसमें बोला था कि म्यू क्रॉस बी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसको हम फोर्स मेथड से कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेटेड दैट टॉर्क। सी द डिस्कशन ऑफ द लास्ट मेन पेपर। सो यहाँ पर अपने को कैसा जाना है? आपको सारे ब्रांचेस से जाना है और यही अपना बेसिक मेथड है। म्यू क्रॉस बी के लिए यूज करने के लिए आप केयरफुल रहेंगे। हाँ, अगर आपको ये इंश्योर हो जाता है कि जहां पर वायर रखा हुआ उसके हर एक लोकेशन की मैग्नेटिक फील्ड बराबर है, देन यू कैन गो। देन अगर बीच का मैग्नेटिक फील्ड वैरी भी कर रहा है तो चलता है, क्योंकि आपको पता है ना कि हमको मैग्नेटिक फील्ड कौन सा चाहिए, जहां पर वायर प्लेस्ड है। और आप देखोगे कि वायर जो प्लेस्ड है, अगर उसको हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो बीसी के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा। एडी के हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा जो बीसी के पॉइंट पे था। लेकिन AB के साथ बदलेगा, क्योंकि AB की जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस होंगी ना, वो बदल रही होंगी। सो AB और CD मोस्ट चैलेंजिंग है टू फाइंड आउट कि कितना उस पे टॉर्क लगने वाला है और कितना फोर्स लगने वाला है। सर एनीवे, यस सर लेकिन ए बी और सी डी तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना? लाइक दो जो रिजल्टेंट निकालेंगे दोनों का, उसमें दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ, अगर कैंसिल आउट तो हो जाएगा तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। और we will check, like since we are doing with the basic levels, we need to see all the segment. Agar they are if any of them are pair are getting cancelled out, it will be easier for us to get the answer. Are you getting my point? So I will recommend it to go with the basic method once you find magnetic field is non-uniform.
एंड इट शुड बी इन योर हैबिट, बिकॉज क्या होता है एग्जाम में कई बार हम लोग जल्दी में होते हैं और बहुत सारी सेंस चल रही होती है, तो हमारी हैबिट में वो रहता है म्यू क्रॉस बी, और अगर हम उसमें एक केयरफुल नहीं है तो हम उसको करके निकल आएंगे। हो सकता है कोइंसिडेंटली कई बार आपका आंसर सही हो जाए या कुछ बार आंसर सही हो जाए, बट दैट विल बी कोइंसिडेंट। बट अगर आपको परफेक्टली आंसर करेक्ट करना है सो यू नीड टू प्रोसीड लाइक दिस, तभी थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है। अब क्या कर सकते हो, अब आपको अभी बी पता चला है, बी के दो कंपोनेंट्स, और आप चाहो तो बी को परपेंडिकुलरली भी देख लो तब भी चलेगा, कंपोनेंट्स ना भी करना चाहो। मैंने यहाँ पे कंपोनेंट करके दिखा दिया। अगर हम कंपोनेंट नहीं भी करना चाहते तो उसको ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट अगर आप इमेजिन करोगे तो वो आर के परपेंडिकुलर आएगा और इस वायर के परपेंडिकुलर होगा। अगर सपोज कर लीजिए कोई चीज इस वायर के परपेंडिकुलर है तो इस वायर के भी परपेंडिकुलर होगा, क्यों? क्योंकि वो तो पैरेलल है। तो इसका मतलब हुआ कि ये कई परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ भी जा रहा होगा। तो उसको अगर मैं एरो में दिखाने की कोशिश करूँ 3 डायमेंशनल, सो कैन शो लाइक दिस कि ये कुछ ऊपर की तरफ इधर जा रहा होगा 3 डायमेंशन में, मतलब वर्टिकल और इस आर वाली डायरेक्शन के बीच में कहीं जा रहा होगा। ये बी जा रहा होगा, ये 90 डिग्री होगा। अपने को बी से मतलब नहीं है, अपने को फोर्स से मतलब है। हालांकि ये बी यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है, तो क्या फोर्स हम बीसी पे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या फोर्स होता है जब कभी सेम मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि अब ये यूनिफॉर्म हो गई है, तो हम लोग लिखते हैं I2 L, L का मतलब लेट से लेंथ का नाम L दे देते हैं, ये BC लेंथ, तो L इंटू बी के बराबर आ जाएगा। ये फोर्स आया है। अब इस फोर्स, इसकी फोर्स की डायरेक्शन पता करते किधर जाएगा। L क्रॉस B से आया होगा, L आपका इधर था, B आपका इसी L के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि अगर L हमारा ये है, B L के परपेंडिकुलर है और B R के भी परपेंडिकुलर था, R हमारी ये डायरेक्शन है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में जाएगा? जो L क्रॉस B आने वाला है। अगर आप ये इमेजिन कर पाते हो तो आप पाओगे कि आप फिर फोर्स के कंपोनेंट टॉर्क निकालना आपके लिए आसान जाएगा। विजुलाइज करना थोड़ा सा चैलेंज होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, ये डायरेक्शन हमारे लिए R है, ये डायरेक्शन L है, और ये जो B है वो L और R दोनों के परपेंडिकुलर है, और हमको L क्रॉस B चाहिए, डाउनवर्ड्स पैरेलल टू R। यस, तो आप पाओगे कि पैरेलल टू R जाएगा, ये गारंटीड हो गया, क्योंकि R के परपेंडिकुलर ये था और ये जो डायरेक्शन थी वो R और इस दोनों के परपेंडिकुलर थी। फिर हम L क्रॉस B कर रहे हैं, तो L और B के परपेंडिकुलर जा रहे हैं, इसका मतलब हम R की डायरेक्शन में जाएंगे, तो R की डायरेक्शन में होगा। अब R के पैरेलल में दो हो सकता है, या तो अपवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा या फिर डाउनवर्ड की डायरेक्शन में लगेगा। तो जो फोर्स आने वाला है हम उसके लिए हम L क्रॉस B करेंगे तो डाउनवर्ड आएगा। परफेक्ट। सो यू विल फाइंड कि इसका जो डायरेक्शन जाएगा वो इधर जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी, दैट मीन्स अलोंग दिस आर जो 3 डायमेंशन में ड्रॉ किया गया है और परपेंडिकुलर टू L एज वेल, दिस इज गोइंग टू बी द फोर्स BC। ये एक पॉइंट पर निकाल करके आप रिजल्टेंट पूरा निकाला हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा। अब इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जरूरत पड़ेगी क्योंकि कपल निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। बट यस, इसकी वैल्यू भी हमको पता चल जाएगी। कितनी वैल्यू आएगी? I2, yes, I2 is known to us, L is known to us. How was the magnetic field? Magnetic field is going to be B in this is going to be mu naught into I1, क्योंकि इस वायर की वजह से, डिवाइड बाई ट्वाइस पाई इंटू आर। आर की वैल्यू 13 सेंटीमीटर अपने को पता है, तो बीसी फोर्स अपने को पता चल गया। अगर ये अपने को बीसी फोर्स पता चल गया तो हम एडी फोर्स भी निकाल सकते हैं बाय द सेम लॉजिक, बट उसके लिए अपने को डायरेक्शन विजुलाइज करना सबसे चैलेंजिंग होगा, और उसको विजुलाइज कर लेते हैं। क्या आपको ये समझ में आता है कि अगर हम बीसी के बारे में वर्क कर रहे होंगे तो पहले हम बीसी के लिए इसको ये सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ कर यहाँ से ज्वाइन करा सकते हैं। आप यहाँ से भी ज्वाइन कराओगे चलेगा, क्योंकि सभी के लिए डिस्टेंसेस बराबर जाएंगे, आर के बराबर होगी। वो भी डिस्टेंस हमारी आर के बराबर आने वाली है। टोल को इरेज कर देता हूँ मैं। अच्छा, इसके लिए जो हमारा आर लगेगा वो नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये आर हो गया और ये आई हो गया। तो आई निकालने से पहले हमको बी निकालना होगा। एल क्रॉस बी, क्या लिखते हैं हम लोग बी की डायरेक्शन? डीएल क्रॉस आर लिखते हैं। तो जब आप डीएल क्रॉस आर कर रहे होगे तो क्या फिर से आप इमेजिन कर सकते हो कि डीएल डीएल इसका लगेगा, इसका डीएल, और आर का मतलब ये आर, तो डीएल क्रॉस आर मींस इधर कहीं, इसके परपेंडिकुलर और समवेयर देयर।
कोई और पिक्चर बनाए तो क्या जमेगा? जमेगा। इसका दूसरा व्यू दिखाता हूँ तो आपको विजुलाइज करने में थोड़ी सा और आसान हो जाएगा। लेट से क्या आप यहाँ से देखते हो, जब आप यहाँ से देखते हो तो आपको I1 वायर ऐसा नजर आएगा, और उसी प्लेन पर है तो ये हमारे लिए R है, ये वाला R। और जो AD वाले पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, और AD वाले पॉइंट से इधर करंट आ रही है, AD वाला पॉइंट है, और करंट बाहर की तरफ I2 आ रहा है। इस सिचुएशन को हम लोग विजुलाइज कर रहे हैं। सो इस वायर की वजह से यहाँ पर पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जाएगी? तो ये हमारे लिए R है, करंट बाहर की तरफ है, तो बाहर से हम जब क्रॉस करते हैं तो आपको पता चलता है कि इस R के परपेंडिकुलर चलना है और इधर कहीं चलना है। तो अगर मैं R को ड्रॉ करूं, दिस इज R, करंट I1 है, I1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो विल यू एबल टू विजुलाइज कि ये मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी? अब दोनों पिक्चर को साइमल्टेनियसली देखना है। ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो पहले चल रहा था। अब इसको अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करने की कोशिश करो तो ये हमारा R है और ये हमारा I2 का डायरेक्शन है, इसके अंदर कहीं ऐसा जा रहा है। अगर आप ये सेटल कर पाते हो तो फिर इस I2 के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि हमको फोर्स चाहिए। अगर फोर्स के लिए हम IL क्रॉस B वाला फंडा लगाते हैं AD वाले सेगमेंट पर, तो आप देखोगे कि I हमारा यानी L जो है बाहर की तरफ आ रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और AD सेगमेंट के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। तो DL क्रॉस B जब आप करोगे तो DL क्रॉस B आपको जो फोर्स देने वाला है वो फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी। ये R के पैरेलल ये भी होगी, लेकिन ये टूवर्ड्स करंट होगा, तो ये फोर्स ऑन AD आएगा। तो अल्टीमेटली ये कॉमन सेंस से भी आप बोल सकते थे, अगर ये भी R के अलोंग आया तो ये भी R के अलोंग ही आएगा। हाँ, ये R के अलोंग नीचे की तरफ गया था तो ये R के अलोंग ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट अपना डायरेक्शन बदल चुका है। एज सिंपल एज दैट आप डायरेक्टली बोल सकते थे। तो उसको यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसका मतलब जो दूसरा फोर्स इस पर लग रहा होगा वो ये होगा, along the R direction, and this is going to be the force of AD। अगर आपको ये दो फोर्स समझ में आए तो आप इन दोनों के कंपोनेंट्स कर सकते हो, और आप देखोगे कि इनके जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होंगे वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे। तो वो कपल नहीं दे सकते, टॉर्क नहीं दे सकते, वो इसको ट्रांसलेट कराएंगे। लेकिन इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड होगा, वो इसको इस तरह से टर्न अप कराएगा, रोटेट कराएगा, और यही टॉर्क अपने को पता करना है। अभी हम लोगों ने ए बी और सी डी सेगमेंट में क्या चलने वाला है उसके बारे में बात नहीं की है, और हमको ये चेक करना है कि क्या ए बी और सी डी सेगमेंट एक दूसरे के फोर्सेस को काउंटर कर देते हैं या फिर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो अगर नहीं करते हैं तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ये वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के, ये लेंथ लेकर के हम टॉर्क को बता दे जाएंगे। अच्छा, जहां तक बात आ रही थी कि एडी का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे यही फोर्स एफ एडी के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेम साइड सिमिलर तरीके से चल रहा है। सो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड भी बराबर आ गए, और अब कंपोनेंट निकालने के लिए थीटा लगेगा और अपना काम हो जाएगा। लेट्स वेरीफाई कि ए बी और सी डी में क्या वो बराबर बराबर टॉर्क्स ऑफ फोर्सेस आते हैं या नहीं। ए बी और सी डी भी अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है, और अगर वो डिलिबरेटली आपसे यूज करवाएगा तो आपको और भी ज्यादा इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। तो लेट्स से कि हम ये जो मैंने बनाया है ये ए डी सेगमेंट के बारे में था। अब हम ए बी सेगमेंट के बारे में वर्क कर रहे हैं। ए बी समझ में आएगा तो फिर डीसी अपने आप समझ में आ जाएगा। ए बी सेगमेंट कैसे देखना है, फिर से अगर आप इसको अलग से व्यू से देखो तो आपको ये नजर आएगा। लेट्स से कि ये हमारे लिए I1 है, और यहाँ से हम वर्टिकली डाउन आते हैं, और ये हमारा ए बी सेगमेंट है। दिस इज ए बी सेगमेंट, यहाँ पे करंट है, दिस इज ए, दिस इज बी। 2D पिक्चर पे देखते हैं। नाउ वी नीड टू सी कि ये करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा और फिर इस पे कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि ये करंट जो है वो I2 करंट है। सो ये वायर और ये वायर पे लगने वाले फोर्सेस को अपने को रीड करना है। क्या करना चाहिए अपने को? क्या कुछ ऐसा करना चाहिए कि यहाँ से किसी दूसरी डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये R जो डिस्टेंस है वो बदल रहा होगा, डिफरेंट आएगा। सो लेट्स कॉल इट टू बी कि हम लोग x डिस्टेंस पे जाकर के एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर, और इस छोटे से करंट एलिमेंट पे फोर्स निकालते हैं। जब यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा R बना, I बाहर था, तो I क्रॉस L जब कर रहे होगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, और ये जो एंगल है मैग्नेटिक फील्ड का ये बदलता रहेगा। जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी, और जब आप इस पॉइंट पर आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी।
सो ये राइट हाफ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, लेफ्ट हाफ पर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है। अच्छा, अब अपने को मैग्नेटिक फील्ड के साथ फोर्स पता कर लेना चाहिए। करंट हमारी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। सो व्हाट अबाउट द फोर्स? व्हेन यू डू L क्रॉस B, तो आप बोलोगे इतने वाले सेगमेंट पर, इस वाले सेगमेंट पे L क्रॉस B ऊपर की तरफ जाएगा, और जब इधर आप ड्रॉ करोगे तो DL इधर होगा, DL क्रॉस B करोगे तो फोर्स नीचे की तरफ जाएगा। ये मैं फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड कर रहा हूँ, और अगर आपको समझ में आ गया, बिलीव मी, आपको क्रॉस प्रोडक्ट आता है और फॉर्मूला आता है। अगर आपको समझ में नहीं आया, देन आल्सो यू नीड टू बिलीव मी कि आपको अभी उनको और रिवाइज करने की जरूरत है। मैं फिर से बोलता हूँ, AB सेगमेंट के लिए आपने फ्रंट से वॉच किया तो आपको ये वायर की करंट बाहर आती हुई नजर आई, तो ये बाहर आती हुई नजर आई। AB को आपने प्रॉपर लिखा तो ये हो गया। AB के जस्ट नीचे वाला पॉइंट ये है, और फिर इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी बिकॉज ऑफ ये करंट के से उसकी डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी। फिर ये आइडिया लिया कि यहाँ पर अगर आप पॉइंट लेते हो तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, और यहाँ पर लेते हो तो अपवर्ड की तरफ जा रही है, और सेंटर पॉइंट पर इधर जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन नॉन यूनिफॉर्म ओवर हियर। So, इतने वाले पोर्शन पे जो फोर्स आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा, इतने वाले पोर्शन पे फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो पॉइंट इज दिस कि आप देखोगे कि ये जो AB सेगमेंट था ना, AB सेगमेंट के इतने वाले पोर्शन पे फोर्स ऊपर लग रहा है, जबकि इतना सेगमेंट पे फोर्स नीचे लग रहा है। और CD पर जब आओगे तो उसको भी इसी तरह से विजुलाइज करना पड़ेगा। अच्छा बताइए, केवल अगर हम AB पर ही फोकस करें, केवल AB पर फोकस करें, तो क्या AB पर कोई टॉर्क आने वाला है? क्या वो टॉर्क हमको सपोर्ट करने वाला है इसी के रोटेशन को? क्योंकि ये अप साइड पुश हो रहा है और ये डाउन साइड पुश हो रहा है, और एटलीस्ट ये इन्वॉल्व होगा, ऐसा तो बोल सकते हैं। और अभी हमारे लिए ये फोर्स ऊपर आया था और ये फोर्स नीचे आ रहा था, तो ये ऐसे रोटेट करा रहा था। इसका मतलब है कि ये जो फोर्सेस आ रहे हैं वो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं रोटेशन में। हाँ, तो उसको अभी एक बार देखेंगे कि किस तरह से जा रहा है। तो एटलीस्ट अपने को ये पता चला कि ये ओके, स्क्रीन के आउटवर्ड, हाँ ये अपने सही आइडेंटिफाई किया, ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि इस पिक्चर को एक बार फिर से रिलेट करते हैं। ये जो अपवर्ड है इस पिक्चर का अपवर्ड इस पे कहाँ जाएगा? ये अलोंग दी वायर जाएगा। गुड, यू आर राइट। सो इसका मतलब इस पर जो फोर्स आएगा वो अपवर्ड का मतलब ये रहा होगा, इस पिक्चर का अपवर्ड मतलब अलोंग दी वायर, और इस पिक्चर का डाउनवर्ड मतलब ये। इसका मतलब यहाँ पर AB में कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे, और जब ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे तो आप बोलोगे कि जो पहले वाले फोर्स है उससे ये इसका कनेक्शन नहीं रहेगा। हालांकि ये इसको किसी और के अबाउट एक्सिस के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो आप बोल सकते हो कि एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे और एटलीस्ट इस वाले रोटेशन पे रोल प्ले नहीं करेंगे। मोर ओवर, अब आप CD और D वाले सेगमेंट पर आओगे तो आप पाओगे कि ये जो फोर्स है ये बदल जाएगा, वो इधर आ जाएगा, और ये जो फोर्स है ये बदल जाएगा, वो इधर आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन बदल गई है। बाकी सब वही रहा है, केवल करंट की डायरेक्शन बदली हुई है। तो ये जो फोर्सेस आपको बोलेंगे कि ये फोर्स कैंसिल हो गया, ये फोर्स कैंसिल हो गया, उनका टॉर्क भी नहीं आ पा रहा है। तो आपने जो पहले बोला था AB और CD से कोई टॉर्क नहीं आएगा, एग्रीड, और AD और BC से टॉर्क आएगा, ये भी समझ में आ गया। परपेंडिकुलर पोजीशन में टॉर्क है, यस, परपेंडिकुलर पोजीशन में इनका टॉर्क रहा होगा, और फिर सबका मिलाकर के टॉर्क नलिफाई हो गया। सो अब हमारे पास फाइनल आंसर देने के लिए क्या बचा हुआ है? क्या फाइनल आंसर देने के लिए हम कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो टॉर्क की वैल्यू आने वाली है उसमें ये फोर्स लगेगा। लेट्स से इस फोर्स का नाम हम F दे देते हैं, और ये कुछ AB के सेगमेंट रहे होंगे, तो उसको आप कोई और नोटेशन से भी लिख सकते हो। तो ये अगर ये फोर्स F है हमारे पास, तो कैन वी से F इंटू L आएगा, और लेकिन F का कौन सा कंपोनेंट? ये वर्टिकल कंपोनेंट लगेगा। तो जब हम वर्टिकल कंपोनेंट की तलाश में जाएंगे तो इस एंगल को हमने थीटा पकड़ा था, तो अगर उसको थीटा पकड़ते तो ये भी एंगल थीटा रहा होगा। तो आप पाओगे कि इसका साइन थीटा वर्जन आएगा, तो F साइन थीटा इंटू, और ये इस एक्सिस से रोटेशन चल रहा है, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगी, दैट मीन्स L/2। और इतना एक साइड से आया, दूसरे साइड से भी इतना आएगा, तो आप डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो।
Now you can check this number, which is F, which is basically mu naught I1 I2 L divided by 2 pi r into sin theta into L. This is the expression for torque. और अगर इससे हमारा आंसर मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता तो चेंज करने का 1 मिनट लगेगा, आंसर आप वेरीफाई कर सकते हो और इसको विजुलाइज कीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, चेंज हो रहा है तो अभी बता दीजिए, तो उसका मैं सोल्यूशन, उसका आंसर चेंज कर दूंगा। उसके बाद एक बार मैं और समराइज कर दूंगा। सर इंटू 2 आएगा ना? इंटू 2 था ना, तो L/2 कैंसिल हो गया। हाँ कैलकुलेशन पे आप नजर रखिए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस हो जाए, और अदरवाइज कॉन्सेप्चुअली हम लोग प्रॉपरली चल रहा है, कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। कोई क्विकली वेरीफाई करके बता सकता है कि क्या इसका आंसर x इंटू 10⁵ जैसा आता है, और अगर आता है तो x की वैल्यू कितनी आती है? 7.2 आ रहा है। हाँ, जो भी आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और नियरेस्ट इंटीजर बोला है तो इसका मतलब को अल्टीमेटली इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अगर 7.2 आ रहा है इसका मतलब है हम 7 आंसर दे सकते हैं। काफी टाइम लिया इस क्वेश्चन ने, लेकिन आपको समझने, अगर आपको समझ में आ गया तो वर्थ होगा। ओके, वेरीफाई कर सकते हैं, और 7.2 बताया जा रहा है। निकालना बहुत आसान है, म्यू नॉट बाई 2 पाई की वैल्यू आपको पता होती है, I1 आपको गिवन है, I2 गिवन है, R भी आप निकाल चुके हो, L भी गिवन है, साइन थीटा निकाला जा सकता है। अच्छा, साइन थीटा कितना लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। साइन थीटा जो लगने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम दिस फिगर, दिस इज राइट एंगल, दिस इज थीटा, so it's take a perpendicular, that is 12 centimeter divided by hypotenuse, that is 30. sin थीटा आपको 12/30 लगने वाला है, और नंबर बहुत अच्छे दिए गए हैं, वो आप देखो कैंसिल आउट हो जाएंगे, थोड़ा बहुत रहेगा कैलकुलेशन, ज्यादा नहीं रहेगा। एनी वेरिफिकेशन फॉर 7.2? यस सर, 7.2 आ गया। ओके, अगर 7.2 आ रहा है इसका मतलब क्लोजेस्ट इंटीजर हम लोग 7 चूज करेंगे। मैं एक बार क्विकली और समराइज करता हूँ, क्योंकि वी हैव गिवन हाफ एन आवर मोर देन दिस टू दिस क्वेश्चन, और इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और आप कर भी सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो आपको डर लगेगा, 2-3 बार ट्राई करने के बाद आपको विजुअलाइजेशन आ जाएगा, काफी कुछ सिमेट्री है, काफी कुछ सिमिलर है, बस कुछ क्रक्स पॉइंट्स हैं, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन को 3 डायमेंशनल में विजुअलाइज करना और उसको प्रॉपर्ली लिखना, कई बार सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाना। तो इसलिए मैं क्विकली बोलता हूँ, पहला पॉइंट आपको नोट करना है, म्यू क्रॉस बी से नहीं जाना है। आपके आंसर्स जो आप बोल रहे थे डिफरेंट आ रहा है, वो शायद म्यू क्रॉस बी से आप गए इसलिए आया, सो वो नहीं जाना है। जब बी नॉन यूनिफॉर्म हो, बी यूनिफॉर्म हो, डेफिनेटली अप्लाई कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। दूसरा पॉइंट कि 3 डायमेंशन में लॉन्ग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आपको अच्छे से विजुलाइज होती है, वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी अपने को याद रहता है। फिर पैरेलल वायर में अपने को ये देखना था यहाँ पर कि इस BC वाले सेगमेंट पे कितना लगेगा, तो मैंने क्या कि एक 3 डायमेंशनल ट्राइंगल, मतलब एक ट्राइंगल बनाया जो कि प्लेनर है, बट वो इस प्लेन ऑफ स्क्रीन पे नहीं है, इसको थीटा पकड़ा, बी की डायरेक्शन विजुलाइज की जो कि कहीं ऐसे आ रही थी, फिर उसके बाद एफ निकाला, तो एफ की डायरेक्शन अलोंग द आर आएगी। अब आपको पता चल जाएगा कि जब कभी ऐसे केस में आप एफ निकालोगे तो एफ हमेशा ये आर के अलोंग आएगा। क्यों? अगर दोनों पैरेलल वायर हैं तो, पैरेलल वायर हैं तो, और ये वैसे भी आपको पता है, कैसे पता है, आपने पढ़ा है ना कि दो पैरेलल वायर्स के बीच में लगने वाला फोर्स, तो या तो वो अट्रैक्टिव नेचर का होता है या फिर रिपल्सिव नेचर का होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो चाहे दोनों इनफाइनाइट हो या फिर एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट हो, दोनों पे काम करने वाला है। तो अगर वो पॉइंट आपको याद होता है तो आप इसको डायरेक्टली बोल देते। कैसे? क्योंकि सिंस ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट्स जा रहे हैं,
तो ये रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और रिपेल करने का मतलब उनको एक लाइन जो उनको ज्वाइन करती है ना उसकी दूसरी तरफ जाएगा। अब देखो कितने इजीली रिलेट हो पा रहा है एक पुराने कॉन्सेप्ट से जो हमने पढ़ा, जिसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे कैलकुलेशन करने की कोशिश की, बेसिक पे गए। सो ये दो पैरेलल वायर्स हैं और ये दोनों एक दूसरे, इनकी जो करंट्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में। जब कभी पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, दे रिपेल ईच अदर। एंड रिपल्सन फोर्स का मतलब हुआ एक लाइन ज्वाइन करो जो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बता रही होगी, और रिपल्सन वाला फॉर्मूला लगा दो। सो बीसी की डायरेक्शन पता चल गई। सिमिलरली एडी की डायरेक्शन जिसके लिए ये सब बनाया और क्रॉस दिखाने की कोशिश की बेसिक तरीके से, उसको हम एक लाइन में बोल सकते थे। ये पैरेलल वायर्स सेम डायरेक्शन में करंट, हेंस अट्रैक्शन। अट्रैक्शन मींस AD must being pulled towards the wire I1। हो गया। तो ये डायरेक्शन आपको इमीडिएटली पता चल गई, दोनों डायरेक्शंस। एक बार ये डायरेक्शंस पता चल गया, इसके बाद अब थोड़ा सा व्यू बनाना था। आप चाहो तो इसको 2D व्यू बना लो, या फिर यहीं पे समझ लो कि इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे वो टॉर्क देंगे नहीं, और इसका मतलब ये कुछ ऐसे रोटेट करा देगा। फिर आपको AB और CD के बारे में देखना है, तो उसके लिए थोड़ा सा विजुलाइज करो, और फिर इसके बाद देखोगे कि उनके फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और वैसे भी बोल सकते हो सिमेट्रिकल है, तो कुछ ऐसा फीलिंग आएगा कि वो कैंसिल आउट कर देंगे। उसको फीलिंग को यहाँ से इंश्योर कर लो। एंड देन आफ्टर वो फोर्स भी पता होता है आपको, क्या होता था आपको याद होगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πr होता, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था। सिंपली आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है, वही फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। लेंथ से मल्टीप्लाई करो, टोटल फोर्स आपको मिल गया। तो मैग्नीट्यूड भी उसी कॉन्सेप्ट से आ गया, डायरेक्शंस भी उसी कॉन्सेप्ट से आ गया। बस उसको टॉर्क निकालना है, तो कपल को आइडेंटिफाई करो, दोनों फोर्सेस को, और उसके बाद इसको सिंपलीफाई कर लो। अगर इसी को हम बेसिक तरीके से बोलेंगे तो इससे पहले जो भी मैंने बोला बहुत सारा कुछ वो लगेगा, और उसी को हम शॉर्टकट में इस तरह से बोल सकते हैं। तो पॉइंट इज कि हम एडवांस में 2 मिनट के अंदर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, और अपना आंसर भी आ जाएगा। सो मेक नोट ऑफ इट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इट सेज कि लॉन्ग हॉरिजॉन्टल पेयर ऑफ रेल्स, ये फिगर में दिखाया गया है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने 2D पिक्चर देखी थी, इसने 3D में दिखाया, बी को बकायदा दिखाया कि ऊपर की तरफ लग रहा है। The distance between the rails is L, yes we know that, given there, और ये negligible है उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। कंडक्टिंग वायर का मास और लेंथ वगैरह दे रखा है। L कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, सो या फ्रिक्शन भी नहीं है। होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सारी और भी कहानी है। Force F naught is exerted for sufficiently long time into the conducting wire so that the speed of the wire becomes nearly constant. Okay. The force F naught is now removed at a certain point P. What distance does the conducting wire covers on rails from point P before stopping? Okay. So what to say? Concepts. अब बोलोगे कि इसको आपने फोर्स लगाया, जब ये फोर्स लगाते हो तो उसकी वजह से इस पे करंट आएगा, और करंट कैसा आएगा, इस पे एरिया बढ़ रहा होगा। फ्लक्स को काउंटर करने के लिए कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसा आना चाहिए, तो करंट ऐसा रन करेगा। जब ऐसा करंट रन करेगा तो L क्रॉस B का फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्स आएगा, या फिर मैग्नेटिक फोर्स आएगा बेसिकली। तो F नॉट से वेलोसिटी आएगी, फिर ये इसको काउंटर करेगा। फिर यहाँ पर कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी P पॉइंट पर आने के बाद। लेट से वो वेलोसिटी U थी, या फिर V नॉट थी। एक तो ये V नॉट हमारे लिए काम किया है। फिर इसके बाद का पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फोर्स हट गया तो ये रिटार्डिंग फोर्स रहेगा, कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। काइनेमेटिक्स आएगी यहाँ पर। एक्सेलरेशन अगर हमको पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता चल गया, तो क्या हम ये बता सकते हैं कब ये रेस्ट पर आने वाला है और कितना डिस्टेंस चलने वाला है? बिल्कुल बता सकते हैं। सो उसके लिए हमको A निकालने की जरूरत है। तो कैन वी से कि जो रिटार्डेशन A आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स डिवाइड बाई मास आएगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा, ILB, L और B परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली ILB लिख सकते हो, डिवाइड बाई M आएगा। I कितना आएगा, इंड्यूस्ड EMF, सो वो आपको पता होता है, और BLV की बैटरी होती है आपको पता है, तो ये आ जाएगा आपका BLV की बैटरी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी पर डिवाइड बाई R। अब I को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एक्सेलरेशन।
सिंस आपको डिस्टेंस निकालना है तो ए की वैल्यू माइनस वी डी वी बाई डी एक्स लगा दो, चलता है तो अपने को क्या मिल जा रहा है, माइनस वी डी वी बाई डी एक्स। मैं शॉर्ट में इक्वेशन बना दे रहा हूँ, और अगर आपने यही किया है तो आपका आंसर परफेक्टली आया होगा, नहीं किया तो अपने को ये करने का बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई एम आर। देन आफ्टर क्या करने का, इसको इंटीग्रेट करने का, v से v कैंसिल हो गया, x उधर ले जाओ, इंटीग्रेट कर दो, v फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, वहां से निकल के आ जाएगा, x पता चल जाएगा। अभी एक चैलेंजर आओगे अपने पास, टू कैलकुलेट व्हाट, टू कैलकुलेट v नॉट। हाउ टू गेट दिस v नॉट, उस v नॉट को कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को। उस v नॉट को कैलकुलेट करने के लिए आपसे ये बोल रहा है कि सो दैट दी बिकम्स नियरली कांस्टेंट, वेलोसिटी नियरली कांस्टेंट हो जाए, ऐसा ये फोर्स लगा रहा है। तो v नॉट के लिए आप ऐसा लिख लो कि हमारा एफ बी की वैल्यू एफ नॉट के बराबर हो गया होगा उस समय जब यहाँ पर आ रहा था पी पॉइंट पर। So, इसका मतलब है एफ बी विच वॉज बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं आई एल बी, दैट मीन्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी नॉट डिवाइड बाई एम। एम से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बी एल वी होता है ना, हाँ एम से तो तब डिवाइड करते हैं ना जब एक्सेलेरेशन निकालना, डिवाइड बाई आर आएगा, इसकी वैल्यू एफ नॉट हो जाएगी। तो यहाँ से हम वी नॉट कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ से एक बार वी नॉट आया, उस वी नॉट को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जब लिमिट्स लगाएंगे, और अपने को आंसर आ जाएगा। एनीबॉडी गॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस, एंड वेदर यू हैव डन द सेम थिंग या फिर कुछ और करके आपका आंसर आ गया, लेट मी नो। और अगर आप नहीं कर पाया, सो दिस इज द राइट टाइम, यू कैन कॉपी एंड यू कैन सॉल्व इट। सेम मेथड, गुड। So you got the same answer by using same method. That means anybody else can get the same answer by using the same method, and that's a logical simple method. आपको इसको यूज टू होना है, कई बार सिमिलर टाइप के क्वेश्चन सबसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक बार आप प्रैक्टिस हो जाओगे तो आपके लिए बाद में क्वेश्चन वहां पे डील करना बहुत आसान होता है। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, डायरेक्टली आप एग्जाम में करोगे तो आपके 3-4 मिनट वेस्ट हो जाएंगे कि डिसाइड करना कि वी कैसे निकालना है, फोर्स कितना आता है, बीएलवी कितना होता है, करंट कितना होता है। एंड इफ यू हैव डन कपल ऑफ क्वेश्चन यू विल रिमेंबर कि आई की वैल्यू बीएलवी अपॉन दिस होती है, ए ये होता है, और फिर वेलोसिटी यहाँ से निकल आई, फिर इसका छोटा सा मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स है, उसको हैंडल कर लेते हैं। ये वेरिएबल एक्सीलरेशन रिटार्डेशन वाला केस है। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस लास्ट क्वेश्चन। इस पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, काफी टाइम लिया इस पेपर ने, और काफी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफी चैलेंजिंग भी थे। Okay, it says कि a conducting rod of length this, moving with velocity this, in a uniform magnetic field this, find the induced EMF. I think this would have been the easiest one for you, क्योंकि B यूनिफॉर्म है, और जब कभी B यूनिफॉर्म होती है तो हम लोग किस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि EMF इंड्यूस को हम लोग लिखते हैं V क्रॉस B डॉट DL। अगर V और B कांस्टेंट हो तो हम V क्रॉस B को बाहर निकाल सकते हैं और L से डॉट कर सकते हैं। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको करना था, क्या करना था, you need to simply cross multiply V and B, V और B को क्रॉस प्रोडक्ट करो और L से डॉट कर लो। वैसे भी आप जानते हो इसको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो आप किसी दो को क्रॉस करके तीसरे से डॉट कर लो, मॉड लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या होता है, एग्जाम में टाइम बचाना अपना फंडामेंटल गोल रहता है, और दूसरा करेक्ट आंसर लेके जाना है। सिंस हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना, हम लोग जानते हैं कि एसटीपी में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिंस हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो प्लस माइनस का हमको ख्याल नहीं रखना है, ये अपने को दिमाग में रखना होता है एग्जाम में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सपोज कर लीजिए कि आप एल और बी को क्रॉस करोगे तो आपके लिए बहुत लेंथ दी जाएगा। मान लीजिए अगर वेक्टर्स दिए गए तो जो सिंपलेस्ट वेक्टर होगा उसको सिंपलेस्ट वेक्टर से हम क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर लेंगे, जिसको हम इजिली कर सकें। हो सकता है कि आपको 2-4 सेकंड बचाए, लेकिन उतना भी काम का है। और फिर जो बड़ा वेक्टर है उसके साथ डॉट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो डॉट करने के लिए हमारे लिए वेक्टर कितना बड़ा मैटर नहीं करता है क्रॉस प्रोडक्ट में। अगर आई कैप जे कैप के कैप तीनों हैं तो उसके लिए हमको बड़ा सा लेंथी सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। एनीवे दैट्स योर चॉइस, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर आपका 1 कंप्लीट हो जाता है, और इसमें कई सारे करेक्शंस थे कीज आंसर कीज की वजह से, तो वो लास्ट क्लास में बता दिया गया। आज के डिस्कशन में कोई करेक्शन मिला है क्या? आज के डिस्कशन में कोई करेक्शन नहीं मिला है, तो जो कल के करेक्शंस थे दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। कोई और क्वेश्चन इस पेपर से बचा हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गोइंग टू गो फॉर द पेपर नंबर 2 और उसको कवर करते हैं।
Okay, if there's nothing, we can open the paper second. सेकेंड पेपर आपको रिलेटिवली इजी लगा होगा, लगना चाहिए। ओके, सो इसके कौन कौन से डाउट्स हैं या फिर इसके सारे बताने? अपने पास रफली हाफ एन आवर है एंड वी वुड लाइक टू कवर इट सो दैट कि कल से हम लोग आगे बढ़ सकें। सेकेंड पेपर के न्यूमेरिकल्स बहुत टफ थे। ओके, सो क्या क्वेश्चन नंबर 1 बताना है? ये अगर आप कर ले जाओगे तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन से नहीं, सेम स्पीड से चल रहा है लेकिन एंगल अलग अलग है, तो हेलिक्स जैसा कुछ है। और रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स यू नो, रेडियस यू नो, पिचेस यू नो, helical path you know, you can find those numbers, multiply, divide, you can find it out. So question number 1 is not so difficult, it's easy, simple. और अगर आप नहीं कर पाए तो आप बोल सकते हो, मैं आपके लिए करके बता दूं। अगर आपने कर लिया है तो फिर अच्छी बात है। That's what I expected. 11 से लेकर के 14 then 18. क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 2 के बारे में बात करते हैं। हाँ, जो करेक्टिव पॉइंट्स हो वो जरूर पॉइंट आउट कीजिए सो दैट कि उसको मार्क्स को हम प्रॉपर्ली करेक्ट कर देंगे आपके। दूसरे के बारे में बता देते हैं। इसने बोला है कि ऐसा कुछ आपको दिया गया है और इंड्यूस करंट के बारे में बताना थी, प्योरली लेंज लॉ पे बेस्ड है। सो अपने को देखो, ये इस वाली लूप को कंसीडर करो, कंडक्टिंग लूप। लेंज लॉ क्या बोले? मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसने कुछ बोला है। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड डिमिनिश हो रही है तो इसको सपोर्ट कराना है आपको। सपोर्ट कराने के लिए आपको मतलब मैग्नेटिक फील्ड डिमिनिश हो रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का सपोर्ट करना है, लेकिन डिमिनिश का अपोज करना है। तो डिमिनिश को होने से बचाना है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। वो आपको पता चल गया होगा। तो करंट कैसा जाएगा? इस तरह से जाएगा। तो ये करंट इस वाली लूप पे चल रहा होगा। तो आप बोला एट पॉइंट क्यू इट इज गोइंग टू बी इस वाला सेंस। ये कौन सा है? क्लॉकवाइज है, जबकि उसने एंटी क्लॉकवाइज बोला, तो नहीं मार्क करेंगे। पी वाला लूप देखो, बाहर वाले लूप को देखो। जब आप बाहर वाले लूप को देखोगे तो उस केस में भी आपको यही मिलेगा, डिमनेस हो रहा है। तो क्या इस केस में भी आपको कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा कि करंट हमारा यही चलेगा? सो पी से क्लॉकवाइज होना चाहिए। यस, पी से क्लॉकवाइज हो गया। क्यू से क्लॉकवाइज आएगा। यस, क्यू से क्लॉकवाइज हो गया। आर के बारे में क्या ख्याल है? अब आर को कैसे पता करेंगे, ये आपके लिए चैलेंज गिरा होगा। तो आपकी आर वाली कोई लूप देख लो, ये लूप है, पूरा यही लूप है। तो अगर आप इस तरह के वर्जन को देखोगे, सपोज कर लीजिए आप यहाँ पे एक लूप बनाते हैं, तो इस तरफ के वर्जन के लिए ये आप बोलेगा कि करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा। लेकिन अगर आपने इधर लूप बनाया होता तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड इधर लाना है, तो फिर ये करंट इस तरह से जा रहा होता। तो आर वाले पार्ट में इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। ये तो मैंने हाइपोथेटिकल बनाया, आप पूरा ज्वाइन कर दो तो दोनों से बराबर बराबर जाएगा। सो सिंस दोनों से बराबर बराबर जाएगा तो करंट कितना हो जाएगा? करंट 0 हो जाएगा। सो आर वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा और करंट क्यू का क्यू में रह जाएगा, पी का पी में रह जाएगा। और वैसे भी आपको कॉमन सेंस से ही पता होगा। कॉमन सेंस से क्या? कॉमन सेंस से पता होगा क्योंकि करंट कॉन्टिन्यूअस होता है ना। तो अगर इसमें आई क्यू करंट यहाँ पर है तो यहाँ पर भी आई क्यू करंट रही होगी, यहाँ पर भी आई क्यू करंट रही होगी। जंक्शन लॉ लगा दो तो जंक्शन लॉ बोलेगा कि यहाँ पे कोई करंट शेयर नहीं होगी। दैट मीन्स आई आर मस्ट बी इक्वल टू 0। आई पी पी पे चलेगी, आई क्यू क्यू पे चलेगी, तो आर से कितना जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि जाने के लिए उसको एक और पाथ चाहिए था ना। तो करंट के अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी हमने ऐसा पढ़ा था। एक क्वेश्चन भी किया था जो आईआईटी में आया हुआ था, आपको याद है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस बैटरी लगा करके फिर एक यहाँ से रेजिस्टेंस लगा के कैसा बनाया था। तो ये लूप सेपरेट है, ये लूप सेपरेट है, तो यहाँ पे कोई करंट नहीं जाता है। सो दिस इज हाउ यू कैन रिकॉल योर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स और उसे लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे लेंज लॉ से ही बता सकते हो। तो 2 को मैं डिटेल में हैंडल किया। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट यू आर आस्किंग। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है और अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, सिमिलर टाइप का, और आने के चांस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एलसी ऑसिलेशन है। एलसी ऑसिलेशन वी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर, थ्योरी वाला। और इसने पूछा, एक अच्छा क्वेश्चन है, एसएचएम से आप जितना लिंक कर पाओगे उतना टफ से टफ क्वेश्चन कम से कम टाइम पे दे सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता और आपको लिंकेजेस और भी समझेगा।
इसने बोला है कि T इक्वल टू इनिशियली चार्ज कैपेसिटर द Q नॉट, वही लैंग्वेज है जो हम लोगों ने नोट्स में लिखी हुई है। आपसे बोला मैक्सिमम करंट कंडक्टर में इज दिस, करंट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0 एट दिस टाइम, एंड देन सो मेनी थिंग्स। सो देखो क्या होता है ना कि ये T इक्वल टू 0 पे आपने इसको बंद कर दिया। इसका टाइम पीरियड कितना आता है 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, तो ये आएगा 2 पाई अंडर रूट एल सी। ये इसका टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड में एक कंप्लीट साइकिल चलती है। व्हाट द मीनिंग ऑफ कंप्लीट साइकिल? अगर ये प्लस क्यू नॉट था तो ये फिर से प्लस क्यू नॉट बनेगा करके। कैसे? पहले ये 0 हो जाएगा, फिर इधर माइनस क्यू नॉट आएगा, फिर वो 0 हो जाएगा, फिर इधर प्लस क्यू नॉट आएगा। तो ये दैट विल बी वन साइकिल। अब आपको कुछ और भी बातें पता है, जैसे आई मैक्स के बारे में। आई मैक्स जिसको आई नॉट बोला करते थे हम, वो आता है क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ये पूछता है मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर, इंडक्टर से मैक्सिमम करंट कितना जाने वाला है, तो दिस इज द मैक्सिमम करंट। क्या इसकी वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्यू नॉट अंडर रूट ओमेगा की वैल्यू अंडर रूट अपॉन 1 अपॉन एलसी होती है, तो ये हो जाएगा। क्या यही बोल रहा है? यस बोल रहा है। मार्क करना है, बिल्कुल करना है। फिर बोलता है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। हम जानते हैं चार्ज ऑन द कैपेसिटर तो बदलता रहता है, और फॉर्मूला भी पता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी होती है। फॉर्मूला से चलते रहिए, चलेगा। कॉस इसलिए यूज करना कि T इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम चार्ज था, तो कॉस एक्सट्रीम से चलता है। अच्छा, कब पता करना है? इस वाले टाइम पे पता करना। तो आप देखो ये टाइम कौन सा है, ये T/4 टाइम है। आप सीधे इस पे रख दो तब भी चलेगा, वाई टू वरी अबाउट। सो आएगा क्यू नॉट। तो जब आपके पास रिलेशन है तो आप उसको यूज कीजिए। ओमेगा की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है, और टी की वैल्यू जो आपको दे रहा है वो पाई/2 अंडर रूट एल सी है। एल सी कैंसिल आउट हो गया, पाई/2 होगा, कॉस पाई/2 कितना होता है 0 होता है। और वैसे भी ध्यान से देखो ये जो टाइम है ना वो T/4 है। आप ऐसे रिलेट करना स्टार्ट करो, ये T है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। तो ये 4 साइकिल से 4 पार्ट्स में चलता है। एक्सट्रीम वैल्यू से 0 वैल्यू गया होगा, फिर 0 वैल्यू से दूसरा एक्सट्रीम गया होगा, फिर दूसरा एक्सट्रीम से फिर से 0 आया होगा, फिर यहाँ से एक्सट्रीम पे जाएगा। तो ये 4 पार्ट है, और हर एक पार्ट में कितना टाइम लग रहा होगा? हर एक पार्ट में T/4 लग रहा होगा। तो T/4 में 0 गया होगा, फिर अगले T/4 में नेगेटिव गया होगा, फिर अगले T/4 में 0 गया होगा, फिर अगले T/4 में क्यू नॉट आया होगा। और जैसे आपको ये पता चला कि ये T/4 टाइम में, इसका मतलब ये एक्सट्रीमम से मीन पोजीशन पहुंच गया होगा, यानी 0 चार्ज पे पहुंच गया होगा। और 0 बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, मार्क कर दोगे। जस्ट लाइक सीइंग एंड आंसरिंग, उस तरह की सिचुएशन होती है। फिर आपसे बोलता है करंट थ्रू द कंडक्टर इज 0 दिस। T/4 पे करंट का क्या ख्याल है? आप देखो करंट साइन के साथ चलता है, करंट 0 से चलती है, तो T/4 पे करंट मैक्सिमम होगी, 0 थोड़ी ना होगी, मैक्सिमम होगी। और चाहो तो उसको आप यहाँ से मेजर करके चेक कर लो। अगर मेन पोजीशन से चलता है तो T/4 टाइम पर मैक्स वैल्यू पे पहुंचता है। तो ये बनेगा अपने लिए क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी होती है। अब जब ये वैल्यू को रखोगे तो साइन पाई/2 आ जाएगा, इसका मतलब मैक्सिमम हो जाएगी, तो ये रॉन्ग हो गया। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0 ऑल टाइम, नो। अब बोलोगे एनर्जी भी फ्लक्चुएट करती है, ऑसिलेट करती है, और वो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होती है, कभी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। उसका टाइम पीरियड हाफ होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी डबल होती है, और उन पॉइंट्स को यूज करके हम किसी भी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के रेशियोज और दोनों का कंपोजिशन बता सकते हैं। बट द स्टेटमेंट सेज कि वो हमेशा 0 है, ये गलत बोलता है, इसलिए इसको नहीं मार्क करेंगे। एग्जाम्पल बहुत अप्रोप्रिएट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रेम करके आपसे पूछेगा। बिजनेस एज यूजुअल है, रिजल्ट्स आपके दिमाग में होंगे, आप जल्दी से आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आपने जो नेक्स्ट पूछा है दैट इज 10 एंड 11। सो अब लोग बात कर लेते हैं। ये 5 आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ये एसी नहीं है, डीसी है, इसका ख्याल रखना है, एसी डीसी को मिक्स नहीं करना है। अगेन 6 बहुत सिंपल लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 सिमिलर टाइप एग्जाम में आ चुका है, और अपने को पता होना चाहिए क्या चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 ऐसा आपने पहले कर रखा है, नहीं कर रखा है तो उसको कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी एसी से रिलेटेड है, और फेज वगैरह कुछ पूछ रहा है। अगर आपको एसी समझ में आया तो आपको डील करना नॉट डिफिकल्ट जॉब। सिमिलरली दिस, इसमें ये पैरेलल पर है, ये दोनों सीरीज पैरेलल पर है, एंड यू नो हाउ टू गो। क्वेश्चन नंबर 11, ओके 10 बताना है क्या? हाँ 10 पूछा था 10 बताओ। ओके ओके ओके, आई वाज इन inertia and moved ahead. Anyway, सो 10 के बारे में बताते हैं। 10 में थोड़ा सा आपको ये लगा होगा कि ये ऊपर है, ये नीचे है, और ये जो सीरीज पैरेलल मिक्स कॉम्बिनेशन है, टू व्हाट टू से देन। सो आप पूछा क्या गया, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। इस आस्किंग अबाउट फेज डिफरेंस बिटवीन
currents I1 and I2. So it's asking about phase difference between the currents. तो आपको I1 निकालना है, I2 निकालना है, दोनों को प्लॉट करना है, उनके बीच का कितना फेज डिफरेंस है वो बताना है अपने को. वो V और I वाला फेज नहीं बताना है. चलेगा क्या? दोनों के लिए सेम वोल्टेज रहा होगा, सेम पोटेंशियल रहा होगा, तो फेजर बनाते हैं. तो सेम पोटेंशियल रहा होगा. सो लेट्स से दैट्स पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल V. I1 और I2 का सम जो रहा होगा, I1 और I2 का जो सम रहा होगा वो I के बराबर रहा होगा. तो वो उस तरह से चलेगा. अच्छा, I1 और V में क्या रिलेशन होगा? आप देखोगे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर के क्रॉस अगर पोटेंशियल लगा रखा है तो उसकी करंट और पोटेंशियल में कुछ रिलेशन चलता है, वो आपको पता है. आपको ये पता है कि उसका जो करंट होता है वो लीड करता है, तो I1 मस्ट बी लीडिंग. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ I1 और लीडिंग बाय 90 डिग्री. यस, 90 डिग्री. देन आफ्टर LR सर्किट है. LR सर्किट में जो करंट जाती है, आप बोलोगे कि उसका करंट, इसको LR सर्किट को अगर हम लोग अलग से प्लॉट कर लें फेजर, फिर उसको मिक्स करते हैं. तो जब इसको फेजर को अलग से प्लॉट करके मिक्स करेंगे तो LR के लिए अपने को मिलेगा ये I2. दोनों के लिए सेम करंट I2 चलेगा. और इस I2 करंट के लिए अपने को किरचॉफ्स जो लगाना पड़ रहा होगा, कुछ किरचॉफ्स कुछ इस तरह से लग रहा होगा कि VL इज इक्वल टू V. VR किधर जाएगा? करंट की डायरेक्शन में. VL किधर जाएगा? हम लोग जानते हैं कि VL लीड करता है करंट से. I2 करंट सेम करंट है दोनों में ना, तो ये VL हो जाएगा. अगर ये VL हुआ तो V किधर लाई कर रहा होगा? सो आपको पता चलेगा कि जो V है वो यहाँ कहीं लाई करेगा. और वैसे भी आप जानते हो वोल्टेज लीड करता है LR सर्किट में. तो हमको ये फाई की जरूरत है, ये वाली फाई की जरूरत. आपको याद होगा कि ये जो फाई होती है ना, 10 फाई, इसकी वैल्यू कुछ XL अपॉन R आती है. अब इस फेजर को इस फेजर के साथ मर्ज करना है. नाउ ये जो V की डायरेक्शन है और ये जो V है, दोनों सेम V है बेसिकली. तो इसको हम टिल्ट करा देंगे थोड़ा सा, सो दैट कि ये जो V है हमारा ये हॉरिजॉन्टल में आ जाए. तो अगर ये V हमारा हॉरिजॉन्टल में आएगा तो I2 कितने एंगल पे चल रहा है? तो आपको पता चलेगा जो I2 चल रहा है ना, वो एक फाई एंगल पे चल रहा है. ये I2 है. So I2 makes an angle phi with V. अब आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछा है I1 और I2 के बीच में कितना फेज एंगल है, तो हम बता देंगे. जो आपसे पूछा गया वो π/2 तो रहेगा प्लस फाई रहेगा. 4 ऑप्शन है, पहला हटा देंगे, दूसरा हटा देंगे, तीसरे और चौथे में से आंसर देना है. फिर आपको क्लियर पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि फाई कितना है. तो फाई है 10 इनवर्स XL अपॉन R. तो XL अपॉन R लगेगा. इसका मतलब है सी ऑप्शन के साथ आप चले जाओगे. बाकी लोग भी ध्यान दे सकते हैं. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बट आपको एक थोड़ा सा यूज टू होना होता है और फेजर को कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझना होता है. सो अगर कोई सीरीज वाला दिखे तो उसको अलग से बना लो, कोई पैरेलल वाला दिखे उसको भी अलग से बना लो, और भी दिखे उनको अलग से बना लो. फिर देखो कि कौन सी क्वांटिटी दोनों को कनेक्ट कर रही है, उनको रोटेट करके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दो. So that was question number 10th. Now comes to the numericals. और ये इनके क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर आपने 13 और 18 को इनकम्प्लीट कहा है, चेक करेंगे. 11th बताना है. सो 11th says कि a non conducting ring. सो ये रिंग जो है हमारी कंडक्टिंग नहीं है. oh my god, ठीक है. Of radius r having uniformly distributed charge starts rotating about axis x prime, passing through diameter with an angular velocity alpha. Okay, so this is a ring which is insulated and which is non-conductor basically, and that ring is in the screen plane. Good. Another small conducting ring, that's a conducting. छोटा वाला conducting है, उसकी radius बहुत छोटा है और बिगर है कि वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन पर है. यानी ये जो है स्क्रीन के परपेंडिकुलर प्लेन पर है. कुछ ऐसा दिख भी रहा है, ऐसा कुछ बोल भी रहा है. एक बार क्लियर कर लेते हैं. At the center of the bigger is such the way that x prime axis is passing through its center and perpendicular to the plane. Yes, तो इस axis के perpendicular उसका plane lie कर रहा है. Perfect. If the resistance of the smaller loop is given to us, find induced current in it in ampere. So इस छोटी वाली
छोटी वाली लूप पर कितना करंट जाएगा एम्पियर में, ये अपने को पता करना है। और आप कर क्या रहे हो, आप ऊपर वाली लूप को रोटेट करा रहे हो जो कि नॉन कंडक्टिंग है, उसके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। माय गॉडनेस। सो होगा क्या, अगर आप ऊपर वाले इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले रिंग को अगर आप रोटेट कराओगे, तो कॉन्सेप्ट को पहले पकड़ना है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या आप पाओगे कुछ इस तरह से करंट कैरिंग लूप्स बन जाएंगी, करंट कैरिंग लूप्स बन जाएंगी। अगर ये करंट कैरिंग लूप्स बन गए, रिंग्स जैसा काम करेंगे, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। यस, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो कुछ फ्लक्स वगैरह आएगा और वो फ्लक्स को चेंज करना होगा। लेकिन ये अगर यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से चलेगा तो फ्लक्स चेंज होएगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो एग्जैक्टली वही आएंगी। बट आप कर क्या रहे हो, आप इनको अल्फा से रोटेट कर रहे हो, कुछ अल्फा जैसा बोला इसने। हाँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, इसका मतलब आप इसकी स्पीड को बढ़ा रहे हो। और जब स्पीड को बढ़ा रहे होगे तो करंट बढ़ रही होगी, करंट बढ़ रहा होगा तो यहाँ से पास होने वाला ये फ्लक्स बढ़ रहा होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होगी। और फ्लक्स बढ़ रहा होगा, सो फ्लक्स चेंज, कंडक्टिंग लॉ, फ्लक्स चेंज, फैराडेज लॉ। फिर आपसे वहां से पता चलेगा ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आने के बाद रेजिस्टेंस है, और करंट को हम बता देंगे, करंट इज गोइंग टू बी द ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। दैट्स डन। सर पर वो नॉन कंडक्टिंग रिंग है ना, तो करंट कैसे आएगा? ओके, कौन सी रिंग नॉन कंडक्टिंग है? जो बाहर वाली है नॉन कंडक्टिंग है, इसीलिए इसका जो चार्ज जहां पर है वहीं पर रहेगा। और अगर आप रोटेट कराओगे तो चार्ज सर्कुलर फैशन पे रोटेट करेगा। सो वो चार्ज, रोटेटिंग चार्ज विल मेक अ करंट। सो बाहर वाला लूप जो नॉन कंडक्टिंग है, इसका मतलब उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी चार्ज है वो फिक्स्ड है। और अगर आप लूप को लेके जाओगे तो चार्ज भी साथ में जाएगा। चार्ज कैन नॉट मूव फ्रीली इन नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। And if you are rotating non-conducting material with charge value, that means its charge is rotating. And whenever charge is moving, that means there's a current. If there's a current, there's a magnetic field. Since current is changing because motion is non-uniform, hence magnetic field will change, hence flux will change. और जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो वाली लूप जिससे हमको ईएमएफ निकालना है वो कंडक्टिंग है। अगर आपसे ये बोलता है कि अंदर वाली लूप हमारी नॉन कंडक्टिंग है, तो उसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होता। ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है, करंट नहीं आता है, तो हम आंसर 0 बोलते हैं। या फिर आपसे ऐसा बोलता है कि ऊपर वाली लूप पर कितना करंट इंड्यूस होगा, तो आप बोलोगे कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज दैट्स नॉन कंडक्टिंग। करंट हमेशा कंडक्टिंग में इंड्यूस होती है, और नॉन कंडक्टिंग को आप करंट को क्रिएट करने के लिए यूज कर रहे हो। यू कैन यूज इट। आपको आइडिया लग गया है? अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं थोड़ी सी और हिंट दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए क्या करने का। आप यहाँ से r डिस्टेंस थीटा एंगल पे जाओ, डी थीटा को कंसीडर करो, डी थीटा वाली एक रिंग को कंसीडर करो, और इस रिंग पर dq चार्ज को कंसीडर करो। इस dq चार्ज की वजह से अपने को कितना करंट जाएगा, उस करंट को पता करना है। सो ये भी काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है, बहुत सारी कैलकुलेशन एक साथ इसमें आएंगी आपके पास। इस करंट की वजह से, इसकी वजह से पहले तुमको ये पता करना कि इस पे कितना करंट चलेगा, फिर इसकी वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा, फिर उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करके टोटल निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं डी आई बताता हूँ आपको क्या आएगा। डी आई की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी आपको डाउट क्रिएट हो सकता है, तो उसको भी रिजॉल्व कर देते हैं, नेचुरल डाउट है। तो हम इसको डी क्यू बाई टी बोलेंगे, डी क्यू बाई टी, जहां पर टी क्या होगा, टी टाइम पीरियड होगा, और ये टाइम पीरियड बदलेगा। तो हम पूरा टाइम पीरियड को एज अपना टाइम यूज करेंगे, टाइम का छोटा वाला सैंपल यूज करेंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है लाइक कि ये टाइम पीरियड भी तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, तो उतना डीप पे अपने को नहीं जाने का। सो दैट्स द फर्स्ट लेवल अजम्पशन। टी की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा। हाँ, ओमेगा हमारा वेरिएबल है, ओमेगा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आपने समझा मैंने क्या बोला? यहाँ पर हमको वैसे डी टी लिखना चाहिए था, और डी टी बहुत छोटा टाइम होता है, और टी हमारा कोई सिग्निफिकेंट टाइम हो सकता है, तो हम डी टी को कैपिटल टी से रिप्लेस कर सकते हैं, और करते हैं इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस में। अदरवाइज इट विल बी टफ फॉर यू टू गो इनसाइड और उसके बाद कैलकुलेट कर पाना। एनीवे, सो यहाँ से अपने को करंट की वैल्यू पता चले, डी आई की वैल्यू कितना आ जा रहा है, ओमेगा इंटू डी क्यू डिवाइड बाई ट्वाइस पाई। अच्छा, डी क्यू क्या लिखेंगे, टोटल चार्ज अपने को कितना दे रखा है, क्यू। एरिया कितना है इसका, मीन लाइक एरिया नहीं, ये क्या है, रिंग है। तो अगर रिंग है तो रिंग का सरकमफ्रेंस लगेगा। सरकमफ्रेंस कितना है, यू विल फाइंड कि इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 2 पाई आर के बराबर होगा। तो और कितने अमाउंट का चार्ज हम लोग यूज कर रहे हैं,
तो हमने DQ टोटल माना है, तो उसमें एक ये लेंथ आ रही होगी और ये भी लेंथ आ रही होगी, ध्यान देने का अपने को, दोनों मिलकर के टोटल चार्ज बना रहे होंगे, तो हम एक 2 का फैक्टर लगाएंगे और r d थीटा करेंगे। व्हाई दिस 2 फैक्टर, यू कैन थिंक ऑफ, ये हमारा DI बना है, DI d थीटा पे डिपेंड हो गया, अपना काम होता है। अब अपने को DB चाहिए, क्योंकि हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए सेंटर पॉइंट पर, तो किसी भी रिंग की वजह से x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका एक फॉर्मूला कभी ना कभी हम लोगों ने बनाया होगा। आपको याद दिलाना है, कुछ ऐसा होता है, म्यू नॉट इंटू द करेंट इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स, फॉर्मूला आप चेक कर सकते हो। हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। एक चेक कीजिए 2 रहता है या नहीं। एनीवे जो भी फॉर्मूला है उसको हमको लगाना है। सर वो 2r d थीटा क्यों, एक बार बताओ। 2r d थीटा क्यों लिया, क्योंकि अपने को टोटल चार्ज चाहिए ना, इस छोटे से सैंपल पे। ये जो रिंग हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये रिंग ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। तो रिंग जो हमने इमेजिन की है वो इस नॉन कंडक्टिंग रिंग को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, और ऊपर कितनी डिस्टेंस तक कट कर रहा है, r d थीटा तक। नीचे कितना जा रहा होगा, r d थीटा जा रहा होगा। तो अपने को कितना लेंथ का चार्ज मिल रहा है, अपने को जो लेंथ का चार्ज मिल रहा है वो 2r d थीटा का मिल रहा है, और चार्ज पर यूनिट लेंथ हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है, इनटू लेंथ, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। कौन सा लेंथ, जहां पर चार्ज एग्जिस्ट करता है। सर पर वहाँ सेम टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, मतलब पूरा वो सेम टाइम घूमना। पे एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज चार्ज जो है वो सेम टाइम पर हर लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस पर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स द क्वेश्चन सेज। हाँ 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 सर। और जो घूमने वाला चार्ज हमको वो पकड़ना है, तो घूमने वाला चार्ज r d थीटा का दोनों साइड से आएगा, क्योंकि वो भी घूम रहा होगा, वो भी घूम रहा होगा, और केवल हम ये रिंग को कॉपी कर रहे हैं, और ऐसा सारी रिंग्स के साथ हो रहा होगा। तो ये DI के लिए 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। और अगर ये फॉर्मूला आपको प्रॉपर जा रहा है तो x अपने को लगेगा। अब x बताना कोई बड़ी डील नहीं है, ये हमारे लिए थीटा है, ये हमारे लिए r है, तो इसी को तो x बोलते हैं। सो x कितना लगेगा, x r cos थीटा आ जाएगा। अब x को यहाँ पे डंप करो, और फिर dB निकल के आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, तो टोटल B निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन dB कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड को इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन वही रहती है। यहाँ से B आ जाएगा। एक बार ये B आया तो हम फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स कितना आएगा, B इंटू एरिया। एरिया के लिए कौन सा लिखेंगे, वो छोटी वाली लूप लिखेंगे, पाई a स्क्वायर वाला। आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो होंगे वो दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ। अब अगर ये फ्लक्स आ गया तो आप देखोगे कि हमको E चाहिए। E चाहिए के लिए d∅dt चाहिए। d∅dt में एरिया तो नहीं बदलने वाला है, तो एरिया वही रहेगा, रोटेट वगैरह भी नहीं हो रही है, अंदर वाली फिक्स्ड है। अच्छा, B के लिए क्या dV/dt आएगा। सो पहले तो आप B निकाल लो, फिर dV/dt करेंगे। जब आप dV/B कैलकुलेट कर रहे होगे तो ओमेगा आ रहा होगा। आप देखोगे I ऐसा चाहता है तो ओमेगा ही आएगा। तो बेसिकली हमको उसको डिफरेंशिएट करने में d∞ मिलेगा, और जहां भी d∞ आएगा उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, अल्फा से। तो हमारे प्रॉपर आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा अपने को पता है, A पता है, R पता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज रख देंगे, यहाँ से EMF आ जाएगा, फिर करंट निकालने के रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अगेन चैलेंजिंग, गुड क्वेश्चन, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके चल रहे हैं, और आप लिंक कर सकते हो। थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी है, इंटीग्रेशन का भी जरूरत पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ेगा आपको। कॉपी कर लीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको आंसर मिलेगा। नहीं मिलता है तो आपको बताना होगा। आपने लिखा है मैंने डिफरेंशिएशन एलिमेंट कैसे लिया है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। बोलो। सर वही डिफरेंशियल एलिमेंट। डिफरेंशियल एलिमेंट को मैं एक बार फिर से बताता, अगेन 3 डायमेंशनल विजुअलाइजेशन का है। सो तब तक मैं क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, किसी का इसका आंसर आया था एग्जाम में? Is there anybody who is able to get the answer during the paper itself? It will be a big deal. सर ऐसा सॉल्व करा था, लेकिन वो इंटीग्रल आया एंड में, वो सॉल्व ही नहीं हो रहा था। हाँ, तो इंटीग्रल आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था, तो इट्स गोइंग टू बी लाइक cos स्क्वायर ओवर हियर, और d थीटा दैट्स सॉल्वेबल ना। ऊपर अच्छा साइन स्क्वायर अच्छा अच्छा अपॉन अच्छा 1 प्लस अच्छा कॉस स्क्वायर रेज टू 3/2। ओके 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 ओके। ये नीचे cos स्क्वायर बनेगा ना केवल, और यहाँ से आपको थीटा मिलेगा,
डी के साथ थीटा सर जा रहा पर है। हम इंटीग्रेट क्यों करेंगे, सीधा dt करें तो di by dt हो जाएगा, dv by dt equals to di by dt। ओके, सो मैथ डिफिकल्ट हो गया। ओके, आपको आइडिया आया तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और कैलकुलेशन थोड़ी सी स्पीड अप करनी है, इंटीग्रेशन लर्न करने हैं। अभी जहाँ तक मेरे को दिख रहा है इसमें इंटीग्रेशन के फॉर्म नाम पे क्या जाएगा? अच्छा, ये फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर आता है या फिर आर स्क्वायर आता है? आर स्क्वायर आता है ना, रेडियस। आर स्क्वायर। हाँ, आर। अच्छा, इसमें कौन सा आर लगेगा? इस पे ये वाला आर लगेगा, ये वाला आर। ओके, यू आर राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, क्योंकि इस वाली रिंग को हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उस वाली रिंग का रेडियस लगेगा। तो यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो उनकी थोड़ी सी मीनिंग बदल रही है। ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल आर है। तो स्मॉल आर भी लगेगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी आर साइन थीटा। तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, गुड। और नीचे आएगा आपका, नीचे वाला तो सेटल हो गया ना। इंटीग्रेशन वाजंट डिफिकल्ट, मैथ्स में हुआ नहीं कि आपका इंटीग्रेशन अब तक, तो ये कर सकते हो ना, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, वो और मैंने ऊपर स्मॉल आर स्क्वायर लिया, लेकिन वो नीचे कैपिटल आर स्क्वायर ले लिया था गलती ओके से। ओके, यहाँ पर स्मॉल आर रखोगे आप पाओगे इंटीग्रेशन इज नॉट सो डिफिकल्ट, बिकॉज इट्स सिंपली कमिंग व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा को आप cos 2 थीटा पे ले जाओ और अगली लाइन पे आंसर आएगा। हाँ सर, अब इजी है। हाँ, इंटीग्रेशन का डुएबल है। एनीवे, मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि कैसे एलिमेंट चूज करना है और उस एलिमेंट को किस तरह से अपने को फिर आगे यूज करना है। सो ये जो ऊपर वाला रिंग है ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है, इसके पास चार्ज Q है। ये सब आप पहले कर चुके हो, बस आपको रिकॉल करना है एक बार। अगर ये Q वाला चार्ज है तो ये Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लोकेशंस, दैट्स व्हाट इट सेज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल लोकेशंस। सो किसी भी एलिमेंट पर आप देखोगे तो उस पर कितना चार्ज आएगा वो हम पता कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक थीटा डिस्टेंस पे जाते हैं, ये रिंग है, स्फीयर वगैरह नहीं है, सो ये छोटी सी लेंथ जो हमको यहाँ पे लगने वाली है, डी थीटा लेंथ वाली, उसको बोलेंगे आर डी थीटा। अच्छा, जब इस रिंग को हम यहाँ से रोटेट कराएंगे इस तरह से, सो जब आप इसको रोटेट कराओगे तो ये जो इतना चार्ज है डी, इस चार्ज पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या ये चार्ज ऐसा सर्कल पे चलेगा ऐसा? अच्छा, इसके अलावा कोई और भी चार्ज होगा जो इसी सर्कल पे चल रहा होगा, तो आप पाओगे कि इसका जो सिमेट्रिकल वर्जन यहाँ पर है, ये दोनों चार्ज, ये भी आर डी थीटा गैप का हो जाएगा। जब भी ये भी अगर आर डी थीटा गैप का हो गया, तो एक अगर आप रिंग यहाँ पे इमेजिन करो ऐसा, जिसपे चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो टोटल कितना चार्ज मूव कर रहा है? कैन वी से कि जो टोटल चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द चार्ज विच इज आर थीटा, एंड आर थीटा दैट इज 2 आर थीटा। दिस री एक्सप्लेनेशन। So in that ring there is 2 r theta that are rotating. तो यहाँ से अपने को dq पता चला। अब आप देख रहे हो कि ये जो रिंग मैंने रेड कलर की बनाई है, जब रिंग ब्लैक कलर वाली रिंग रोटेट करेगी तो इस रेड कलर वाले पाथ पर चार्ज के कुछ 2 पॉइंट्स रोटेट कर रहे होंगे। तो टोटल चार्ज जो रोटेट कर रहा है वो ये हो गया, उसका टाइम पीरियड t है, तो उसका करंट कितना हो गया उस रिंग पर, वो करंट हमारा dq बाई dt हो गया। t हमको यहाँ से पता होता है, तो अपने को करंट का प्रॉपर एक्सप्रेशन थीटा के टर्म में निकल आया। अब ये जो रेड कलर की रिंग थी, इस रिंग की वजह से सेंटर पॉइंट पर कितना फील्ड होगा ये हम निकालना चाहते हैं, करंट कुछ ऐसा जा रहा है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया, इसकी रेडियस r, इसका डिस्टेंस x, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला चलता है। अब हमने dB निकाला, फिर dB को इंटीग्रेट किया तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इंटीग्रेट क्यों कर लिया? क्योंकि वो फील्ड की जो भी डायरेक्शन आएगी वो सभी एलिमेंट की वजह से सेम डायरेक्शन में आएगी। केवल ये रिंग नहीं, ऐसी बहुत सारी रिंग है। इसके बाद आप आगे वाली रिंग को कैच करोगे, फिर आगे वाली रिंग को कैच करोगे, फिर आगे वाली रिंग को कैच करोगे। दैट मीन्स इससे जो मल्टीपल रिंग्स बन रही हैं वो बताएंगे। और आप इमेजिन करो अगर रिंग को हम रोटेट करते हैं तो एक स्फेरिकल शेल बनता है, तो काइंड ऑफ वो शेल जैसा दिखेगा विजुअलाइजेशन में अगर बहुत फास्टर रोटेट करते हो तो वो हर एक रिंग की वजह से अपने को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए था, तो एक रिंग की वजह से निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इसका मतलब सेंटर पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल गया है, और सेंटर पे रखी हुई रिंग बहुत छोटी है, तो उसके एरिया को हम बहुत छोटा मान करके उस फील्ड को टोटल कांस्टेंट ले सकते हैं। तो फ्लक्स हमारा अप्रोक्सीमेटली ये हो जाएगा, और फिर डी फाइव बाई डी टी निकालेंगे। सिंस ये ओमेगा वेरी कर रहा है, अगर ओमेगा कांस्टेंट होता तो डी फाइव बाई डी टी हमारा 0 आ जाता।
इसलिए उसने उसको अल्फा से रोटेट कराया सो दैट कि डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा हो जाए, और इसके बाद आई निकाल सकते हैं। ओके, सो दैट इज योर 11th। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए और इसके बाद आपका आंसर भी आ जाना चाहिए। यस Sir, while finding EMF, we are doing dB by dt, no? So why are we integrating it? that's a good point, and but we need to think। आपको आपका जो सेंस गया कि हम एक बार इंटीग्रेट कर रहे हैं फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग व्हाइल वी नो कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स होते हैं, तो उतना बेसिक आइडिया के हिसाब से तो चलता है। लेकिन क्वेश्चन को देखो ना, पहले हम लोग इंटीग्रेशन किसके टर्म में कर रहे हैं, पोजीशंस के टर्म में इंटीग्रेट कर रहे हैं। हमको किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो हमारे पास करंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लिकेटेड था, उसको हमने रिंग्स के फॉर्म में डिवाइड किया और फिर हर एक रिंग की वजह से वहां पे मैग्नेटिक फील्ड को सम अप करना था, इसलिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा। लेकिन जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम पोजीशन के साथ डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अब हमारा जो डिफरेंशिएशन का रिक्वायरमेंट है वो टाइम के साथ है, तो अब हमारे लिए जो पोजीशंस थे वो सब कांस्टेंट रहेंगे, वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको ये देखना कौन सी क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज कर रही है। ओमेगा है जो टाइम के साथ चेंज कर रही है, वो डिफरेंशिएशन में अपना रोल प्ले करेगी। बाकी सारे टर्म्स हमारे लिए कांस्टेंट होंगे, जैसे कि ए कांस्टेंट होगा, एल और आर कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट कांस्टेंट होगा, करंट कांस्टेंट होगा, सब कांस्टेंट होगा। बट टाइम के साथ जो वेरी कर रहा है वो कौन सा होगा, ओमेगा। करंट का मतलब मेरे मतलब था कि करंट में ओमेगा था, तो अगर आप उस तरह से सोचोगे तो करंट वेरी कर रहा है। बट यस, सारी क्वांटिटीज अपार्ट फ्रॉम ओमेगा इज अ कांस्टेंट। सो पहले इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हेंस वी नीड टू डू बोथ। ओके, सो 11th भी काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन कैटेगरी में गया और टफ एडवांस के लिए जमेगा। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपने पूछा है, 11th भी पूछा है, और 11th हम लोगों ने बात की। 12th के बारे में आपको आइडिया देता हूँ और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। आपके लिए टाइम, आपका टाइम भी हो गया वैसे, तो मैं 12th के बारे में आइडिया दे देता हूँ। इसके बाद अपने पास 13th भी है। 13th डुएबल है, इट्स नॉट सो चैलेंजिंग, और अगर आपको जरूरत है तो हम लोग बात कर लेंगे। 14th भी किया जा सकता है। सर वो 13th और 18th में करेक्शन है, वो देखना है। 13th और 18th में करेक्शन है। क्या करेक्शन है आप बोलोगे तो फिर एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। सर 13 में दो व्हाट इज द करेक्शन दो आंसर्स पूछे फाइंड इन 13th? मैग्नेटिक फील्ड भी पूछा और वेलोसिटी भी पूछी है, तो दोनों किसी से नहीं। अच्छा, दो फीड करने को आपको एक दिया गया था। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस, तो आपने कोई भी एक दिया होगा तो आपको मार्क दे दिया जाएगा। वैसे आप पहले वाले को अगर आप देख रहे होगे तो उसी को दे देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का इशू जा रहा है तो इसको हम देख लेंगे। व्हाट अबाउट 18th? Sir, 18 is incomplete. सर ए बी कहाँ पे है वही नहीं पता। इस पर काफी प्रिंटिंग और इस तरह के इश्यूज आए हैं आंसर की को इसको लेकर के। ए बी आपको पता नहीं है। ओके ओके, स्विचेस के नाम दे रखे हैं और इससे इसकी इन द गिवन सर्किट द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इज V1। स्टोरी खत्म हो गई। क्या आपको ए बी पता नहीं है तो आप V1 किसको यूज करोगे? और if 10 ohm is replaced by this maximum potential difference AB. Okay, yeah, so 18th is again information is missing from the figure A and B का, so figure has to be corrected. I need to seek exactly AB कहाँ पर है, I don't remember. So अगर पता चलता है तो मैं आपको बता दूंगा, और फिर कैसे सॉल्व करना है वो आप जानते हो। और भी इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि उसने स्विचेस के बारे में भी कुछ नहीं बोला है, तो अगर स्विच ओपन करके रखना था तो फिर इसको दिखाने का जरूरत नहीं था। सो क्वेश्चन नंबर 18 विल गो फॉर बोनस। क्वेश्चन नंबर 13 में दो वैल्यूज इंडिकेटेड हैं और आपको एक ही स्पेस फिल करने को बोला गया। तो मैं देखता हूँ, अगर आप लोगों ने अधिकतर पहला ऑप्शन, ऐसे केस में क्या होता है कि हमको पहली वैल्यू को फीड कर देनी होती है, और अगर सभी ने पहली फीड की है, पहला फीड किया है तो उसको रिटेन कर सकते हैं, अदरवाइज बोनस करना पड़ेगा। बोनस करने से कोई फायदा नहीं है, आपके मार्क्स अननेसेसरीली बढ़ जाएंगे। सर लीव किया क्वेश्चन छोड़ दिया। मैग्नेटिक फील्ड फीड किया है? नहीं, क्वेश्चन छोड़ दिया।
छोड़ दिया है, ठीक है, तो हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि आपके पास कई सारे ऑप्शंस रहेंगे। सो 13th को भी हटा देते हैं। अब हटाने का हमारे पास स्कोप है नहीं, इसलिए आपको बोनस करना है। सो ये 13 और 18 क्वेश्चंस की प्रॉब्लम की वजह से बोनस हो रहा है। सर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तो मतलब डेसिमल में आती है, तो फिर उसको भरने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट फिल डेसिमल प्लेसेस एंड वेलोसिटी वो ओनली ये भी डिपेंड करेगा कि इंटीजर कैटेगरी में था या फिर न्यूमेरिकल कैटेगरी में था। किस तरह से दिया गया था आपको इंटीजर में? सर हम डेसिमल भर ही नहीं सकते कैलकुलेटर पे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपसे पूछेगा तो फिर डेसिमल आप फीड कर सकते हो, अगर इंटीजर पूछेगा तो फिर नहीं कर सकता। तो वो किस टाइप पे फीड किया गया क्वेश्चन, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टू बी लिटिल बिट आइडियलिस्टिक कि उसमें 2 वैल्यूज हैं, कोई आर्गुमेंट कर सकता है कि सर मैंने इसको ही फीड किया था। सर मैग्नेटिक फील्ड कम्स आउट टू बी 3.46 मिली टेस्ला। हाँ, ये बता दो कितना था, ये जरूर चेक कर लें। 3.46 मिली टेस्ला। और v कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, तो लॉजिकली ये जम जाएगा, बट कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमने छोड़ दिया था बिकॉज ऑफ सम रीजन कि वो हमको 2 फीड करना था, इसलिए हम इसको उस चीज को अवॉइड करने के लिए बोल देते हैं। बट यू काउंट की, अगर आपने सही किया है तो मार्क्स काउंट करो, और बोनस के तो वैसे भी आपको काउंट नहीं करने होते क्योंकि वो क्वेश्चन का फॉल्ट होता है। चलेगा, तो इस पेपर में अभी तक का करेक्शन क्या है ये देख लेते हैं कि इसमें अभी ठीक है, इसमें आपने बोला होगा कोई करेक्शन, 2 ही करेक्शन अपने को दिखे। सो बाकी जो 2-3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं इनके लिए हम लोग मे बी लाइक सैटरडे के डिस्कशन में देख लेंगे, और आप चाहोगे तो मैं इनको सॉल्व करके आपके ग्रुप पे भी डाल देता हूँ। और अगर आपको ज्यादा हार्ड चाहता है तो क्लास के टाइम पर पहले 10 मिनट में इनको डिस्कस, 10-20 मिनट में करके एक दो दिन में डिस्कस कर लेते हैं। बट बाकी जो क्वेश्चंस हैं उतने ज्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग नहीं दिख रहे हैं, तो फिर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, चलेगा। सो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास पर अभी जो बचा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का है उसके बारे में और भी बात कर लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन में डाउट रहता है रीट्राई कर लीजिए, तो उनको भी हैंडल कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा और डीप पे बता देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी बता देंगे, और फिर इसके बाद ऑप्टिक्स पे आएंगे। आपने लिखा है अगले पेपर में इंस्ट्रक्शंस में सेक्शन स्पेसिफाई करो ना, अगर इंटीजर और न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते हैं। अच्छा, देखो क्या करने का, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, ठीक है, वो आपका अच्छा पॉइंट है, और उसमें इंस्ट्रक्शन मेंशन कर देंगे, बोलता हूँ उसको। दूसरा पॉइंट ये भी है, आप अपने पेपर में कैसे डिसाइड कर सकते हो, लाइक कि आई डोंट नो आपको कैसा दिखता होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आपको नजर आता है। अगर फिल इन द ब्लैंक्स नजर आ रहा है इसका मतलब है फिर आपसे कोई वैल्यू लेने के लिए रेडी है, और अगर इंटीजर ले रहा है तो डेफिनेटली वो इंटीजर कैटेगरी का होगा। ये आपके लिए बताया मैंने, बाकी इंस्ट्रक्शंस मेंशन करते हैं कि ये इंटीजर है या फिर न्यूमेरिकल है, चलेगा, वो इंस्ट्रक्शन देंगे। और कोई क्वेरीज या कंसर्न है तो बोल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि आप वेव्स पढ़ चुके हो, और फिर इसके बाद ऑप्टिक्स पे आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में शॉर्ट में ही अपने लिए जितना है वो पढ़ेंगे, और बाकी कुछ पोर्शन रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो वेव ऑप्टिक्स में आ जाएगा, क्योंकि वेव लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है। सो बेसिक आइडियाज हम लोग गेन कर लेंगे 1-2 लेक्चर्स में, फिर इसके बाद ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। यस, काफी टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास इज वेटिंग, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू टुमारो देन।